फरवरी मार्च 2025 लेटेस्ट पेपर जो है इसको जरा डिस्कस करते हैं अब। तो पहले सवाल पे आते हैं। कहते हैं जी कि ब्रास इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। ठीक है, एलॉय है, मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड जिंक से आपके पास बनता है। ठीक है, आपका कॉपर एंड जिंक मेटल मिला के एक आपके पास एलॉय बनाते हैं ब्रास के नाम से। कहते हैं एक्सपेरिमेंट इज कंप्लीटेड टू फाइंड द परसेंटेज बाय मास ऑफ कॉपर इन अ सैंपल ऑफ ब्रास। ठीक है, वैसे अगर हम देखें तो निकलता किस तरह आपके पास परसेंटेज बाय मास, जो मास ऑफ कॉपर होगा ऐसे ही है, और टोटल मास ऑफ जो हमारा एलॉय है उसमें। तो हम इधर से क्या निकाल सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 100 परसेंटेज निकाल सकते हैं। हमें मास ऑफ कॉपर चाहिए, टोटल मास ऑफ ब्रास उसने हमें दिया नहीं दिया देखते हैं। हमें बेसिकली परसेंटेज बाय मास निकालनी है एक्सपेरिमेंट में, और इस तरह करके निकालेंगे। ये फॉर्मूला एट द एंड हमें यूज करना पड़ता है। कहते हैं इन द एक्सपेरिमेंट द सैंपल ऑफ ब्रास इज रिएक्टेड विद एन एक्सेस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। तो ब्रास के सैंपल का रिएक्शन होता है एक्सेस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ, यानी HNO3 के साथ। दिस फॉर्म्स अ सोल्यूशन कंटेनिंग कॉपर 2 प्लस आयंस। ठीक है, तो आपके पास ब्रास का अगर देखें हम, ये जो मेरे पास ब्रास का सैंपल था इसमें था कॉपर सॉलिड और जिंक सॉलिड। ऐसे ही है ना। जी। ब्रास के अंदर कॉपर सॉलिड फॉर्म में मौजूद था, जिंक सॉलिड फॉर्म में मौजूद था, आपस में मिक्स हो रहे थे। जब आपने HNO3 के साथ रिएक्शन कराया तो कौन रिएक्शन किया, सिर्फ किसने रिएक्शन किया, सिर्फ सिर्फ कॉपर ने रिएक्शन किया। कॉपर सॉलिड से किस में चला गया, कॉपर 2 प्लस में। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि कॉपर यहाँ पे कॉपर 2 प्लस आयन की फॉर्म में चला गया है, और बाकी क्या रिएक्शन हुआ है देखेंगे बाद में उसको। अच्छा, कहते हैं जी द अमाउंट ऑफ कॉपर 2 प्लस आयन फॉर्म्ड इज डिटरमिन्ड बाय टाइट्रेशन। तो यहाँ पे जितना कॉपर 2 प्लस आपके पास फॉर्म होगा इसको थ्रू टाइट्रेशन हम फाइंड करेंगे। ठीक है जी, कहते हैं स्टूडेंट यूजेस द फॉलोइंग मेथड। वे अ ग्लास बीकर एंड रिकॉर्ड द मास। ठीक है, एक ग्लास बीकर लेना है आपने, उसका क्या कर लेना है, मास रिकॉर्ड कर लेना है, एम्प्टी ग्लास बीकर का। फिर कहते हैं ऐड अप्रोक्सीमेटली 1 ग्राम ऑफ पाउडर्ड ब्रास। ये जो आपका सैंपल है उस सैंपल का 1 ग्राम इसमें ऐड कर दो टू द बीकर एंड रिकॉर्ड द मास ऑफ द बीकर एंड द ब्रास। तो आपने अब इन दोनों का इकट्ठे जो मास आ रहा है वो आपने मेजर कर लेना है। तो हमने ग्लास बीकर और उसका मास लिया था, फिर पाउडर ब्रास टू द बीकर एंड मास हमने क्या कर लिया था, दोनों का मास ले लिया, बीकर और ब्रास का। अच्छा जी, हमने अपना सैंपल कितना डाला है ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो हमने थोड़ी ओवरलुक कर दी है। जो टोटल मास ऑफ सैंपल हमने डाला है वो कितना डाला है, 1 ग्राम। तो ये हमें मिल गया, टोटल एलॉय का मास कितना आपने यूज किया वो 1 ग्राम। कहता है ट्रांसफर द ब्रास इनटू अ कॉनिकल फ्लास्क ए। तो आपने यहाँ से वे बाय डिफरेंस करके ब्रास का 1 ग्राम एटलीस्ट मेजर कर लिया है। अब उसको किधर ट्रांसफर करना है, हमने एक कॉनिकल फ्लास्क में ट्रांसफर करना है। तो यहाँ से उठा के सॉलिड को हम किधर डालेंगे, हम एक कॉनिकल फ्लास्क में उसको इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, तो हमने उसको एक कॉनिकल फ्लास्क में ट्रांसफर कर दिया अपने ब्रास वाले सैंपल को, उस 1 ग्राम को। और फिर हमने उसको कॉनिकल फ्लास्क ए का नाम दे दिया। कहते हैं विच कंटेन्स एक्सेस कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। एक फ्लास्क ए में डाला है जिसमें कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है। तो उसने शुरू में बताया था ना कि ब्रास का सैंपल जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करता है और उसमें पड़ा हुआ कॉपर कॉपर 2 प्लस एक्वस आयंस बना के देते हैं। तो प्रोसीजर किस तरह किया उसने वो आपको बता रहे हैं कि जैसे ही ब्रास का मास आपने मेजर कर लिया है उसको कॉनिकल फ्लास्क में डालें जिसके अंदर कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में एक्सेस नाइट्रिक एसिड पड़ी हुई है। अब ये एक्सेस नाइट्रिक एसिड क्या इंश्योर करेगा, ये सारा बताएं जरा। ब्रास पैक ये करेगा। एक्सेस, जी जी, हाँ जी, ये इंश्योर करेगा कि जितना कॉपर सॉलिड आपके ब्रास सैंपल में पड़ा हुआ था वो सारा का सारा क्या कर जाए, रिएक्ट। रिएक्ट कर जाए और किस में कन्वर्ट हो जाए, कॉपर 2 प्लस एक्वस हम्म। में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो ये इंश्योर करेगा एक्सेस ऑफ नाइट्रिक एसिड। फिर उसके बाद कहते हैं रीवे द ग्लास बीकर एंड रिकॉर्ड द मास। तो अब आपने क्या करना है, इसके बाद रिएक्शन कराने के बाद आपने अपना ग्लास बीकर दोबारा से उसका मास रिकॉर्ड करना है। क्यों करना है देखेंगे आगे, अभी मुझे नहीं पता लग रहा अभी हम यहाँ पे क्यों कर रहे हैं। इक्वेशंस वगैरह दी होंगी उसी से हम कोई आइडिया लगा सकते हैं, अभी कोई मुझे आइडिया नहीं है कि हमने क्यों किया ये काम। ठीक है जी, तो एक बार दोबारा आफ्टर रिएक्शन विद कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड आपने क्या कर दिया, उसको दोबारा से एक बार रीवे कर लिया। जब उसको रीवे कर लिया, रिकॉर्ड मैच कर लिया, तो फिर उसके बाद क्या करना है, ऐड सोडियम कार्बोनेट।
sodium carbonate dropwise to the flask A until a precipitate of copper 2 carbonate appears. ठीक है, तो बेसिकली ये मेरा ख्याल है हम क्या कर रहे हैं, उसकी टाइट्रेशन कर रहे हैं। ये जो फ्लास्क ए में अब कॉपर 2 प्लस प्रोड्यूस हो गया है, ढेर सारा, इसको फाइंड आउट करने के लिए हम ऊपर से क्या डाल रहे हैं, सोडियम कार्बोनेट डाल रहे हैं। वो सोडियम कार्बोनेट नीचे जाके कॉपर 2 प्लस से रिएक्शन करता है और एक प्रेसिपिटेट बना के देता है, किसका, कॉपर 2 कार्बोनेट का, CuCO3। सॉलिड फॉर्म में प्रेसिपिटेशन होना शुरू हो जाती है। कहता है जी कि until a precipitate of copper 2 carbonate appears, then add dilute ethanoic acid dropwise until the precipitate fully dissolved। ठीक है जी, तो आपने सोडियम कार्बोनेट तब तक डाला जब तक कॉपर 2 कार्बोनेट का क्या नहीं बन जाता, एक प्रेसिपिटेट नहीं बन जाता। जैसे ही प्रेसिपिटेट बन गया है, उसके बाद आपने क्या करना है, डाइल्यूट एथेनोइक एसिड डालना है ड्रॉप वाइज अंटिल प्रेसिपिटेट डिसॉल्व हो जाए दोबारा। ठीक है, तो मैं कॉनिकल फ्लास्क को साइड पे लेके आता हूँ। इसके अंदर अब आफ्टर एडिंग सोडियम कार्बोनेट, कॉपर 2 कार्बोनेट का क्रिस्टल पड़े हुए थे या उसका प्रेसिपिटेट पड़ा था, कॉपर 2 कार्बोनेट का सॉलिड। अब ऊपर से क्या डाल दूं, एथेनोइक एसिड CH3COOH का सोल्यूशन डालें, ड्रॉप वाइज डालें, तब तक डालें जब तक ये क्या नहीं हो जाता, अंटिल इट डिसअपेयर्स, दोबारा डिसॉल्व नहीं हो जाता। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास है आगे, कहते हैं जी ट्रांसफर ऑल द कंटेंट्स ऑफ फ्लास्क ए अभी इस जगह पे हम लोग स्टेप 5 में। फिर ट्रांसफर ऑल द कंटेंट्स ऑफ फ्लास्क ए टू अ वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, तो इसके बाद जो आपके पास जो चीजें इसके अंदर हैं उसको ट्रांसफर कर दो एक वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में। ठीक हो गया, और उसको वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क 100 cm³ वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में, एंड मेक अप द मार्क विद डिस्टिल्ड वाटर। दिस इज सोल्यूशन बी। ठीक है, तो जितना सोल्यूशन था आपके पास उसको आपने इधर ट्रांसफर किया। ठीक है, ट्रांसफर करने के बाद आपने क्या किया, उसका 100 cm³ मार्क तक उसमें क्या डाल दिया, डिस्टिल्ड वाटर। तो अब आपके पास एक सोल्यूशन तैयार हो गया जिसकी एक सर्टेन कॉन्सेंट्रेशन होगी, उसका 100 cm³ वॉल्यूम होगा। उसको सोल्यूशन को क्या बोल दिया उसने, बी। अब सोल्यूशन बी से आपने क्या लेना है, 10 cm³ का सैंपल उठाना है। साइड पे जाओ, 10 cm³ का सैंपल लो एक और कॉनिकल फ्लास्क में, जिसको आप सी बोल रहे हैं। 10 cm³ इसके अंदर पड़ा होगा सोल्यूशन बी का, ऑफ सोल्यूशन बी। सोल्यूशन बी का 10 cm³ ले लिया हमने और उस कॉनिकल फ्लास्क को सी नाम दे दिया। कहता है एट 10 cm³ एन एक्सेस ऑफ पोटेशियम आयोडाइड KI टू द फ्लास्क सी। ठीक है जी, अब इधर से क्या ऐड करेंगे, ऊपर से 10 cm³ ऑफ KI ऐड करेंगे फ्लास्क सी में। ठीक है, बड़ा लंबा सवाल है यार, बड़ा लंबा एक्सपेरिमेंट। विच इज ठीक ब्रू है, बना कहते हैं रहे हैं एक्सपेरिमेंट उसको लड़के। हाँ, कहते हैं ऑफ एक्वस पोटेशियम आयोडाइड एक्वस टू द फ्लास्क सी। ठीक है जी, एक्सेस में फ्लास्क सी में पोटेशियम आयोडाइड डालें। कहते हैं टाइट्रेट द कंटेंट्स ऑफ फ्लास्क सी अगेंस्ट 0.06 मोल पर DM³ सोडियम थायोसल्फेट यूजिंग स्टार्च सोल्यूशन इंडिकेटर। ठीक है, तो बेसिकली हमने क्या कर दिया इसमें, मेजरिंग सिलेंडर से ही एक्सेस में क्या डाल दी, KI डाल दी 10 cm³। तो कोई रिएक्शन हुआ होगा। ठीक है, कोई रिएक्शन हुआ होगा आपके पास फ्लास्क सी में थायोसल्फेट से, मुझे पता लगता है कि अंदर क्या प्रोड्यूस हुआ होगा, I2 प्रोड्यूस हुआ होगा। थायोसल्फेट किसके लिए स्पेसिफिकली यूज किया जाता है, I2 को क्वांटिफाई करने के लिए, I2 को फाइंड करने के लिए। तो ये इधर I2 प्रोड्यूस हुआ होगा आयोडाइड से, जो KI से आ रहा था। ये I2 फाइंड करने के लिए इतनी कॉन्सेंट्रेशन वाला सोडियम थायोसल्फेट ऊपर से डाला और स्टार्च इंडिकेटर यूज किया। ठीक है जी, तो ये I2 फाइंड करने के लिए हमने ऊपर से थायोसल्फेट डाला ऑफ नोन कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, उससे पता लगेगा I2 कितना था। बाकी रिपीट द स्टेप्स 7 to 9 अंटिल कंकॉर्डेंट रिजल्ट्स आर ऑब्टेन। तो जब तक आपकी टाइट्रेशन में कंकॉर्डेंट रिजल्ट्स नहीं आ जाते तब तक आपने स्टेप 7 से लेके स्टेप 9 जो है आपने क्या करना है, बार बार करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो रहा है। इनिशियली दोबारा सुन लो, इनिशियली उसने ब्रास का सैंपल उठाया 1 ग्राम, उसको एक कॉनिकल फ्लास्क में डाला जिसमें एक्सेस HNO3 पड़ी थी। HNO3 से कॉपर का रिएक्शन हुआ, कॉपर 2 प्लस बना। कॉपर 2 प्लस जो बना है उसको फाइंड करने के लिए टाइट्रेशन की सोडियम कार्बोनेट के अगेंस्ट। सोडियम कार्बोनेट ने आपको कॉपर 2 कार्बोनेट बना के दिया। कॉपर 2 कार्बोनेट के आपके पास प्रेसिपिटेट बने। कॉपर 2 कार्बोनेट के प्रेसिपिटेट जो थे वो एथेनोइक एसिड से रिएक्शन कराया, वो डिसअपेयर हो गए। वैसे बताओ क्यों डिसअपेयर हो गए होंगे।
बता सकते हैं आप क्यों डिसअपेयर हो गए होंगे? मेटल कार्बोनेट्स कैसे होते हैं नेचर में? बेसिक। और एथेनोइक एक कैसा है? एक आपके पास एसिड है, तो एसिड बेस रिएक्शन होगा, सॉल्ट बना देगा कॉपर अपना। इथेनोएट आयन के साथ कॉपर अपना सॉल्ट बना देगा, इसीलिए वो दोबारा डिसॉल्व हो गया। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद जब आपने ये दोबारा डिसॉल्व कर दिया, उसके बाद आपने इस कॉनिकल फ्लास्क ए में जो अभी आपके पास बेसिकली कॉपर का और इथेनोएट का क्या पड़ा होगा? सॉल्ट पड़ा होगा। उस पूरे सोल्यूशन को उठा के क्या करना है? वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में ट्रांसफर करनी है, और फिर डिस्टिल वाटर से 100 cm³ मार्क तक बना देना। अब उस सोल्यूशन का आपने 10 cm³ बाहर निकाला, एक और कॉनिकल फ्लास्क में लिया, उसको उसको सी लेबल किया, और फिर उस सोल्यूशन में 10 cm³ यानी एक्सेस ऑफ पोटेशियम आयोडाइड डाली कि रिएक्शन इंश्योर हो जाए दोबारा से। और फिर वहां पे आयोडीन प्रोड्यूस हुई, जिसके लिए थायोसल्फेट यूज हुआ। ओके, ये अभी तक तो हमें इतनी बातें समझ आ गई। अब क्या करना है हमने वो देखते हैं। कहते हैं both zinc and copper and brass react with concentrated HNO3। तो सिर्फ कॉपर रिएक्शन नहीं कर रहा था, आपके पास और कौन रिएक्शन कर रहा था? जिंक भी रिएक्शन कर रहा था। दोनों की इक्वेशन उसने बता दी है। जिंक जब HNO3 से रिएक्शन करता है तो वो जिंक नाइट्रेट बना के देता है। यानी अगर इसको मैं आयनाइज करके लिख लूं, तो जैसे उसने कहा था कॉपर 2+ बनेगा, इसी तरह यहाँ पे Zn2+ बनेगा एक्वस। और यहाँ नीचे कॉपर 2+ एक्वस, उसको कॉपर नाइट्रेट एक्वस बोल रहा था वो। तो वो किस में चला जाएगा जी? आपके पास एक तो NO2 गैस बनेगी और साथ वाटर रिलीज होगा। ठीक है, मेटल प्लस एसिड का रिएक्शन है, आपके पास मेटल नाइट्रेट बना है, साथ एक आपके पास NO2 गैस बनी है, और साथ वाटर रिलीज हुआ। कहते हैं जी, सजेस्ट व्हाई द एक्सपेरिमेंट शुड बी कंप्लीटेड इन अ फ्यूम कवर्ड। क्यों जी? NO2 फ्यूम कवर्ड टॉक्सिक में क्यों गैस है। होना चाहिए? आपके पास जो NO2 प्रोड्यूस हो रही है, ये कैसी गैस है? टॉक्सिक। टॉक्सिक गैस है। ठीक है, तो एक टॉक्सिक पॉइजनस गैस है, तो आप क्या करेंगे? उसे बता दें जी, NO2 गैस इज अ टॉक्सिक गैस। दूसरा कहता है, एक्सप्लेन व्हाई द ग्लास बीकर इज रीवेट इन स्टेप नंबर 4। स्टेप 4 पे जाना पड़ेगा, अब इसका कोई और हल नहीं है हमारे पास। स्टेप 4 में, ट्रांसफर द ब्रास इनटू अ कॉनिकल फ्लास्क ए विच कंटेन्स एक्सेस ऑफ HNO3। ठीक है, रीवे द ग्लास बीकर एंड रिकॉर्ड द मास। हम्म। कोई भी रेसिड्यू के लिए। अच्छा, हाँ, ठीक है, ठीक है। देखो ना, वे द ग्लास बीकर, रिकॉर्ड द मास। ठीक है, फिर उसके बाद आपने रिकॉर्ड द मास ऑफ द बीकर एंड द ग्लास, फिर ट्रांसफर कर दो कॉनिकल फ्लास्क ए में। फिर जब आप उसी ग्लास बीकर को फ्लास्क ए में कन्वर्ट ट्रांसफर करने के बाद अपना एलॉय, जब ग्लास बीकर को क्या कर रहे होंगे? दोबारा उसका मास रिकॉर्ड कर रहे होंगे, तो आपके पास किसका मास आएगा? ग्लास बीकर प्लस रेजिड्यू जो उसमें पड़ा होगा। ये जो हम टेबल बना रहे हैं 2-3 पेपर से, ये वो वाला आपके पास बात है। तो ग्लास बीकर प्लस रेजिड्यू का मास आपने क्या करना है? यहाँ से बेसिकली क्या करना चाह रहे हैं? फाइंड करना चाह रहे हैं कि रेजिड्यू कितना है उसके अंदर। ठीक है, तो हम उसे क्या बोल देंगे? मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूँ। तो एक्सप्लेन व्हाई द ग्लास बीकर इज रीवेट इन स्टेप 4 टू मेजर द mass of residue. Name a suitable apparatus to transfer 10 cm³ of solution B in step 7। solution B का एग्जैक्ट 10 cm³ आपने क्या करना है? मेजर करना है। तो स्टेप कौन सा वाला? स्टेप 7। स्टेप 7 आपके पास जो है उसमें 10.0 cm³ ऑफ सोल्यूशन बी इनटू अ कॉनिकल फ्लास्क। आपने एक्यूरेट वॉल्यूम इसका क्या करना है? मेजर करके ट्रांसफर करनी है, तो क्या यूज कर लें? पिपेट। वॉल्यूमेट्रिक पिपेट यूज कर लें। कौन सा वाला वो बताने लाजम। 10 cm³ वर्जन। ठीक है, कहते हैं आइडेंटिफाई द सब्सटेंस यूज्ड टू रिंस द ब्यूरेट बिफोर स्टेप 9 इज डन फॉर द फर्स्ट टाइम। स्टेप 9 में हमने टाइट्रेट कंटेंट्स ऑफ फ्लास्क सी अगेंस्ट 0.06 मोल पर DM³ सोडियम थायोसल्फेट। तो ब्यूरेट में किसको डाला होगा आपने? थायोसल्फेट को ना। तो आपने ब्यूरेट को एक बार रिंस किससे करना है? सोडियम थायोसल्फेट के सोल्यूशन से एक बार ब्यूरेट को रिंस करना है, क्योंकि उसमें उसको फिल अप करना है हमने। सोडियम थायोसल्फेट सोल्यूशन से आप अपने ब्यूरेट को क्या करेंगे? एक बार रिंस करेंगे। कहते हैं इन स्टेप 9 0.0600 मोल पर DM³ सोडियम थायोसल्फेट इज यूज्ड। कॉन्सेंट्रेशन बता दी। आगे आपसे कहते हैं जी कि
कॉन्सेंट्रेशन बता दी, कहता है द सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम 0.2 मोल per dm cube sodium thiosulfate before the experiment. Describe how to make a 100 cm cube standard solution of 0.06 mol per dm cube sodium thiosulfate from 0.2 mol per dm cube sodium thiosulfate solution. तो आपने बेसिकली इधर कौन सा मेथड लगाना है टू फॉर्म अ सोल्यूशन ऑफ नॉन कॉन्सेंट्रेशन एंड वॉल्यूम? दोबारा डाइल्यूशन का मेथड है ये। अब डाइल्यूशन में हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि हमारा स्टॉक सोल्यूशन कौन सा है जिसका हमने रिक्वायर्ड वॉल्यूम फाइंड करना है, और हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन कौन सा है। तो मुझे बताओ स्टॉक सोल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन क्या है इन दोनों में से, सारों में से? ये जो 0.2 मोल पर डीएम क्यूब वाला आपके पास सोल्यूशन है, ये कौन है? हमारा स्टॉक हाँ। सोल्यूशन। और जो ऊपर वाला सोल्यूशन है आपके पास, ये हमारा कौन सा सोल्यूशन है जिसका 100 सी एम क्यूब ऑफ 0.06 मोल पर डीएम क्यूब आपने बनाना है? ये हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम स्टॉक सोल्यूशन का जो रिक्वायर्ड वॉल्यूम है वो फाइंड करेंगे। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं जी M1 तो नहीं होता आपका, C1V1 इक्वल्स टू C2V2। यहाँ से जरा निकाल लेते हैं जी आपके पास, बल्कि इधर लिखने की जरूरत नहीं है, साइड पे जाके वर्किंग कर लेते हैं। तो ये आएगा जी C1V1 इक्वल्स टू C2V2। C1 कितना है हमारे पास? 0.2 मोल वाला हमारा स्टॉक सोल्यूशन है, इनटू वॉल्यूम उसका रिक्वायर्ड फाइंड कर रहे हैं। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जो रिक्वायर्ड सोल्यूशन है वो 0.0600 है, और वॉल्यूम उसका कितना होना चाहिए? 100 सी एम क्यूब का सोल्यूशन हम बनाना चाहते हैं। तो यहाँ से V1 निकालो, कितना आता है? 30। 30 पॉइंट, Right. वॉल्यूम्स की वैल्यूज देखें, एक डेसिमल प्लेस तक है, तो आप उसको लिख लेंगे 30.0 सी एम क्यूब। आपको 30.0 सी एम क्यूब इसका क्या करना है? मेजर करना है। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं जी के ट्रांसफर 30.0 सी एम क्यूब ऑफ कौन सा वाला सोल्यूशन? 0.2 मोल पर डीएम क्यूब सोडियम थायोसल्फेट एक्वस Na2S2O3 एक्वस टू 100 सी एम क्यूब, क्योंकि 100 सी एम क्यूब का टोटल सोल्यूशन बनाना है हमने। 100 सी एम क्यूब वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। और क्या यूज करेंगे इस 30 सी एम क्यूब को ट्रांसफर करने के लिए? यूजिंग अ ब्यूरेट। ब्यूरेट यूज कर लें। ठीक है, So तो आप ब्यूरेट 30 यूज सी एम क्यूब जी ब्यूरेट यूज करें तो 30.00 नहीं लिखना है। लिख लो, 30.00 यही बोलने लगा था मैं। तो 30.00 सी एम क्यूब ऑफ 0.2 मोल पर डीएम क्यूब सोडियम थायोसल्फेट टू 100 सी एम क्यूब वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क यूजिंग अ ब्यूरेट। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करें? उसके बाद ऑल्सो ट्रांसफर द वॉशिंग्स ऑफ द ब्यूरेट, ऑल्सो रिंस ब्यूरेट with distilled water and transfer the washings। इसके बाद क्या करेंगे? फिर क्या करेंगे जी? अब आपने सोल्यूशन वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में डाल दिया है, ब्यूरेट की रिंसिंग भी आपने, सारी वॉशिंग्स भी वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में डाल दिया। अब क्या करना है आपने? सोल्यूशन को 100 सी एम क्यूब मार्क तक पहुंचाना है, तो हम उसे बोलेंगे टॉप अप द सोल्यूशन यूजिंग 70.00 सी एम क्यूब ऑफ डिस्टिल्ड वाटर अप टू द 100 सी एम क्यूब मार्क। ठीक है, तो ये हमारा तरीका होगा इधर से डाइल्यूशन के थ्रू अपना सोल्यूशन बनाने के लिए। क्लियर है ये? आगे चलूं? जी। आगे कहते हैं द मेजरमेंट्स कलेक्टेड ड्यूरिंग स्टेप 1 एंड स्टेप 4 आर शोन इन द टेबल। मास ऑफ ग्लास बीकर इन ग्राम्स, mass of glass beaker containing powdered brass, and mass of glass beaker after transferring brass to a conical flask A। ठीक है, तो वो कितना है जी? 25.65। डिटरमिन द mass of powdered brass added to conical flask A। जो ब्रास आपकी conical flask A में आपने ऐड कर दी है वो कौन सा मैस है आपके पास? हाँ जी, यहाँ से देखो ना जरा कैसे निकालेंगे। एम्प्टी जो आपके पास ग्लास बीकर है उसका मैस हमारे पास मौजूद है। mass of glass beaker containing powdered brass
ये भी मौजूद है, तो यहाँ से टोटल मास निकाल सकते हो ब्रास का। जी। कैसे निकलेगा? 26.65 माइनस 25.55, वो कितना आएगा आपके पास टोटल मास ऑफ ब्रास? 1.10। 1.10। ठीक है, ये 1.10 ग्राम्स जो थे आपने टोटल मेजर किए थे। ठीक है, आफ्टर ट्रांसफरिंग mass of glass beaker after transferring the brass to conical flask A, इसमें और क्या चीज होती है? रेजिड्यू। रेजिड्यू का मास होता है ना। तो कुछ जो आपके पास इधर रह गया उसको माइनस नहीं करेंगे अपने टोटल मास में से? जी। माइनस करेंगे ना। तो आप क्या कर लो, एम्प्टी ग्लास बीकर और किसका मास माइनस कर लो आपस में, एम्प्टी ग्लास बीकर और जो रेजिड्यू के समेत वाला बीकर है, तो आपको रेजिड्यू का मास मिल जाएगा। तो इधर से निकालते हैं मास ऑफ रेजिड्यू, वो कितना है जी? 25.65 माइनस 25.55, ये कितना आ गया? 0.1। 0.10। हाँ जी, 10। तो यहाँ से अब ये रेजिड्यू का मास जो है टोटल में से माइनस कर दें तो वो आ जाएगा ना जो ट्रांसफर किया था। हाँ जी। बताइए मुझे, वो वाला मास आ जाएगा ना जो असल में ट्रांसफर हुआ था, जो असल में कॉनिकल फ्लास्क में चला गया था। ठीक है, कुछ रेजिड्यू बच गया था पीछे, उसका मास माइनस कर दो उसमें से, तो हमारे पास कितना चला गया? 1.00 ग्राम्स जाके हमारा क्या हुआ? डिपॉजिट हुआ ब्रास का। ठीक है, तो 1.00 ग्राम्स, क्योंकि ग्राम्स की वैल्यू सारी कितने पे है? 2 डेसिमल प्लेसेस, तो आपने भी 2 डेसिमल प्लेस पे जवाब देना। कहता है द वॉल्यूम्स मेजर्ड इन ईच टाइट्रेशन आर शोन इन टेबल 1.2। ओके, स्टेप 1 to 4 के लिए मेजरमेंट्स टेबल 1.1, टेबल 1.2, वॉल्यूम्स मेजर्ड इन ईच ऑफ द टाइट्रेशंस आर शोन इन टेबल 1.2। ठीक है, देखते हैं वैल्यूज निकाल लेते हैं पहले, ये तो मार्क्स स्कोर करें ना। रफ टाइटर आपके पास है, इसका वॉल्यूम कितना आता है? 20.8। पहले माइनस इनिशियल, सॉरी, 20.80, 20.8। 2 डेसिमल प्लेसेस तक है। तो उसके बाद 20.3। 20.30, फिर उसके बाद 20.55 20.55, और उसके और बाद 20.40। 20.40। 0.40। ठीक है, कहता है कैलकुलेट सुटेबल मीन टाइटर टू यूज इन द कैलकुलेशंस। मीन टाइटर किन दो वैल्यूज से निकाला जाता है जो एक दूसरे के कंकॉर्डेंट है। कंकॉर्डेंट हो, यानी एक दूसरे से 0.1 का डिफरेंस हो। तो कौन सी ऐसी दो वैल्यूज नजर आ रही हैं जो 0.1 के डिफरेंस में, ये दो वैल्यूज, तो आप इन दोनों को यूज करके अपना मीन टाइटर निकालेंगे। मीन कैसे निकलता है जी? नंबर ऑफ वैल्यूज, सम ऑफ वैल्यूज डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। तो सम ऑफ वैल्यूज होंगी 20.30, एक कंकॉर्डेंट वैल्यू, दूसरी 20.40, डिवाइडेड बाई 2, यहाँ से मीन टाइटर आएगा कितना? 20 20.35। पॉइंट मेरा ख्याल 35, जी। 20.35 cm3, ये हमारा मीन टाइटर आ गया 20.35 cm3। कहता है कैलकुलेट द परसेंटेज एरर इन द टाइटर इन टाइट्रेशन 3, शो योर वर्किंग। अच्छा जी, बताएं मुझे, टाइट्रेशन 3 में आपने कितनी दफा रीडिंग ली है? 2 दफा। 2 दफा। किससे ऐड करें? ब्यूरेट से। ब्यूरेट में एरर कितना आता है? ब्यूरेट की एक रीडिंग कितना रिप्रेजेंट करती है? 0.1, तो ब्यूरेट में एरर कितना आएगा? 0.05। जब भी रीडिंग लेंगे 0.05 का एरर देगा ब्यूरेट आपको। तो हम जाके देखते हैं कि अगर हमने परसेंटेज एरर निकालना है तो एरर तो हमारे पास जो आ रहा है वो 0.05 है। कितनी दफा आएगा? थर्ड टाइट्रेशन में आपने कितनी दफा रीडिंग ली? 2 दफा। तो 2 दफा एरर आएगा, डिवाइडेड बाय ऑब्टेन्ड वैल्यू ऑफ द टाइटर कितनी थी? 20.40, तो इनटू 100 करो, यहाँ से कितनी परसेंटेज आती है? 0.49019। 0 पॉइंट, अच्छा मैं जरा इसको राउंड भी कर लेंगे इधर। क्या आता है जी? 0.196। 4901996। 196%। तो यहाँ पे देख लो, 3 सिग्निफिकेंट पे, 4 सिग्निफिकेंट पे, 3 पे आप फाइनल आंसर दे दें, तो 0.490%। ठीक है, चले आगे। जी। अच्छा, ये मेरे ख्याल है हमारी जो फर्स्ट टाइट्रेशन थी ना। अब हम जाते हैं जरा स्टेप 1 to 4 की बात हो रही है। तो जब स्टेप 1 to 4 हो रहे थे तो आपने
सबसे पहले कॉनिकल फ्लास्क ए में अपना डाला था कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। ठीक है, उसके बाद हमने जो पहली टाइट्रेशन की थी वो हमने की थी सोडियम कार्बोनेट के साथ। तो ये वाली जो टाइट्रेशन है ना, मेरा ख्याल है ये सोडियम कार्बोनेट वाली की ही बात कर स्टेप 5 में। फिर भी हम देखते हैं आगे, क्लियरली पता लग जाएगा थोड़ी देर तक। ठीक है, कहते हैं इन स्टेप नंबर 8 copper 2 plus ions react with iodide ions. The ionic equation for the reaction is shown. तो जो आपके पास कॉपर 2 प्लस एक्वस पड़ा हुआ था स्टेप 8 में सोल्यूशन के अंदर, वो आयोडाइड एक्वस के साथ रिएक्शन करेगा, कॉपर आयोडाइड बनाएगा और साथ I2 बनाएगा। तो हमने उधर खुद आइडेंटिफाई किया था कि इसी से अगले स्टेप में वो थायोसल्फेट यूज कर रहा था, तो आयोडीन कहीं प्रोड्यूस हुई होगी। ठीक है, तो जो आयोडीन प्रोड्यूस हुई है इन स्टेप 9 उसको थायोसल्फेट से रिएक्ट कराते हैं। ठीक है, फॉर्म इन रिएक्शन नंबर 3 द इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन इज शोन। तो I2 प्लस थायोसल्फेट के रिएक्शन होता है और आपके पास फाइनली प्रोडक्ट्स बनते हैं। कहते हैं यूजिंग द सेकंड सैंपल ऑफ ब्रास another student determined the mean titer to be 17.35 of 0.06 mole per dm cube sodium thiosulfate. Calculate the amount in moles of sodium thiosulfate in this student's mean titer. इस स्टूडेंट का मीन टाइटर कितना था? 17.35 cm क्यूब। वो बोल रहे हैं 17.35 cm क्यूब में ये कॉन्सेंट्रेशन वाला अगर सोडियम थायोसल्फेट हो, तो आपसे कह रहे हैं कि जो स्टूडेंट ने वॉल्यूम यूज किए और ये कॉन्सेंट्रेशन वाला अगर सोडियम थायोसल्फेट का इतना वॉल्यूम यूज किया तो उसमें कितने मोल्स पड़े हैं। इसका जो वॉल्यूम इसने यूज किया, इसका जो मीन टाइटर है, इस वॉल्यूम में कितने मोल्स ऑफ सोडियम थायोसल्फेट पड़े हैं, तो निकाल सकता हूँ ना। जी। कैसे निकालूंगा? 17.35 cm क्यूब, वॉल्यूम इन cm क्यूब मल्टीप्लाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन 0.0600 डिवाइडेड बाय 1000। तो यहाँ से मोल्स आ जाएंगे कितने? 1.041 into 10 raised power minus 3. इंटू 10 पावर -3। तो हम अपना आंसर दे देते हैं 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, तो यहाँ पे 1.04 इंटू 10 पावर -3। ये कौन से मोल्स हैं जो कितने वॉल्यूम ऑफ सोडियम थायोसल्फेट में थे? 17.35 cm क्यूब में थे उसके। ठीक है, अच्छा आगे कहते हैं यूज योर इक्वेशन फॉर रिएक्शन 4 and your answer to part H1 to determine the amount in moles of I2 that reacted with sodium thiosulfate. तो अब हमने बेसिकली ये सोडियम थायोसल्फेट जो डाला था, ये किसके साथ रिएक्शन कराने के लिए डाला था? I2 के साथ। तो यहाँ से रेशो बना यार, जवाब दिया करो ना, ऐसे अकेले आपने छोड़ा हुआ है मुझे बिल्कुल। सब जवाब दिया करो यार। हाँ जी बताएं। ये इक्वेशन 4 जो है, ये रिएक्शन 4 जो है, इससे हमने बेसिकली इससे वो आगे जाके हमने रिएक्शन करवाया किसके साथ? सोडियम थायोसल्फेट से, टू फाइंड आउट कि कितना हमारे पास I2 पड़ा होगा सोल्यूशन में। सोडियम थायोसल्फेट के मोल्स आ गए हैं, तो अब यहाँ से रेशियो बना के I2 के मोल्स फाइंड कर सकते हो जो यहाँ पे पड़े होंगे। जी। कर सकते हैं कि नहीं? आवाज आ रही है ना मेरी? ठीक है, अच्छा तो यहाँ से हमने क्या करना है, कहते हैं जी कि use the equation for reaction 4 and answer to H part 1 to determine the amount in moles of I2 that reacted with sodium thiosulfate. तो यहाँ पे हमने क्या चल रही है, इसके 2 मोल रिएक्ट करते हैं तो I2 का 1 मोल रिएक्ट करते हैं। हमारे पास sodium thiosulfate के कितने मोल्स रिएक्ट किए हैं? 1.0। कितने होंगे वो फाइंड कर लेते हैं। x इक्वल टू कितना आता है जी? 5.205 into 10 raised power minus 4. 5.205 इंटू 10 पावर -4। दोबारा 3 सिग्निफिकेंट पे आंसर दे दो, तो 5.21 इंटू 10 पावर -4 मोल्स। अच्छा जी, आगे कहते हैं जी यूज द इक्वेशन फॉर रिएक्शन 3 एंड योर आंसर टू पार्ट H2। अभी हमने किसके निकाले मोल्स पार्ट H2 में? I2 के। ये I2 इसी से पिछले रिएक्शन रिएक्शन 3 में प्रोड्यूस होके आया था ना। तो यहाँ पे जो रिएक्शन आपने रिएक्शन 4 में I2 फाइंड किया, ये कहाँ पे प्रोड्यूस हुआ था? यही अमाउंट इससे पिछले रिएक्शन में प्रोड्यूस होके आई थी, ऐसे ही है। तो ऐसी रिएक्शन में जो I2 प्रोड्यूस हुई है वो भी कितनी होगी? 5.02 इंटू 10 पावर
-4. 5.21 इंटू 10⁻⁻⁴। तो 5 ये I2 जो यहाँ पे प्रोड्यूस हो गया ये है 5.21 इंटू 10⁻⁻⁴। ये मोल्स पता लग गया मुझे। तो कहते हैं जी रिएक्शन 3 में जो यहाँ से आपके पास यूज योर इक्वेशन फॉर रिएक्शन 3 एंड योर आंसर टू एच पार्ट 1 टू डिटरमिन द अमाउंट इन मोल्स ऑफ कॉपर 2 प्लस इन 10 cm³ ऑफ देयर सोल्यूशन बी। ठीक है, 10 cm³ सैंपल ऑफ सोल्यूशन बी में आपने जो कॉपर, आपको याद होगा हमने जो कॉपर निकाला था, इधर ऊपर जाते हैं जरा रिविजिट करते हैं। आपने क्या किया था, इस कॉनिकल फ्लास्क से जब आपके पास एक प्रेसिपिटेट बना उसमें एथेनोइक एसिड डाला, प्रेसिपिटेट खत्म हुआ, दोबारा से कॉपर आयंस बने। कॉपर आयंस जो बन गए उनका आपने फिर क्या किया, जब कॉपर आयंस दोबारा से बन गया आपके पास, आपने उसको किधर ट्रांसफर किया, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में। 100 cm³ का एक सोल्यूशन बनाया जिसको सोल्यूशन बी बोला। ठीक है, ये सोल्यूशन बी था हमारा। इसमें से 10 cm³ का सैंपल हमने निकाला। उस 10 cm³ के सैंपल में हमने पोटेशियम आयोडाइड डाला था टू फाइंड आउट कि उसके अंदर कितना आयोडीन प्रोड्यूस होता है, जैसे कि उससे अगले रिएक्शन में। तो ये जो आपके पास रिएक्शन है, कहाँ गया, जी मैं जरा इधर थोड़ा सफाई कर दूं। अब हमारे पास I2 तो हमें मालूम हो गया कितना आया था, हमारे पास जो प्रोड्यूस हुआ था उसी को सोडियम थायोसल्फेट से रिएक्शन कराया था। तो यहाँ पे भी 5.21 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल्स ही पड़े हैं इसके। यही प्रोड्यूस हुए थे जिनको फाइंड आउट करने हैं, सोडियम थायोसल्फेट के मोल्स निकाले हमने। ठीक है, उसके साथ टाइट्रेट किया। अब यहां से हमने फाइंड करना है कि अगर इतना आयोडीन बनता है तो वहां से आपके पास जब आपने पोटेशियम आयोडाइड डाल दिया तो कॉपर 2 उधर कितना होना चाहिए था रिएक्शन के लिए। ठीक है, ये तो किस में डाला था हमने, एक्सेस में। उसने स्टेप में बोला कि एक्सेस में डाला आपने, तो लिमिटिंग कौन था, कॉपर 2 प्लस, वो डिसाइड करेगा ना कितना I2 बनेगा। तो I2 के मोल से हम किसके मोल्स निकाल सकते हैं, कॉपर 2 के मोल्स निकाल सकते हैं जो कि उस 10 cm³ सैंपल में पड़े हुए होंगे। ठीक है, तो हमें ये पता है कि जितने मोल्स ऑफ I2 हैं उससे डबल मोल्स ऑफ कॉपर 2 प्लस होते हैं। तो मोल्स ऑफ कॉपर 2 प्लस अगर हम फाइंड कर लें, जी, तो मोल्स ऑफ कॉपर 2 प्लस हमें चाहिए। ठीक है, तो रेशियो बना लो, कॉपर 2 प्लस और I2 के बीच में क्या रेशियो चल रही है, 2:1। जितना I2 होगा उसका डबल कॉपर होगा। तो I2 के मोल्स कितने निकाले हमने, 5.21 इंटू 10⁻⁻⁴। तो कॉपर 2 प्लस के कितने होंगे, 2 इंटू 5.21 इंटू 10⁻⁻⁴। ये कितना बनता है जी, 1.042 into 10⁻⁻3. ठीक है, तो ये 1.042 इंटू 10⁻⁻3। ये कॉपर के कितने सैंपल, सोल्यूशन बी के कितने सैंपल में पड़े थे, 100 में. ये हमने सैंपल जो निकाला था साइड पे वो 100 cm³ वाला था। नहीं. हमने जो सोल्यूशन बी बनाया था ना, सोल्यूशन बी, उसका 10 cm³ साइड पे निकाला था जिसका हमने पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्शन कराया था। तो हमें 10 cm³ में पता लगा है अभी कॉपर कितना है। इक्वेशन भी देख लो, ये वाला स्टेप बनता है आपके पास। इक्वेशन देखें, ये जो आयोडाइड है पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन कराया, जो अंदर कॉपर पड़ा था उसने I2 बना के दी। तो I2 ये वो 10 cm³ सैंपल वाला है। ठीक है, उसके अलावा मेरे ख्याल है नीचे भी उसने बोला है 10 cm³ ऑफ देयर सोल्यूशन बी। ये जो अमाउंट ऑफ मोल्स आएगी ये कॉपर की इन 10 cm³ ऑफ सोल्यूशन बी है। तो ये जो मोल्स ऑफ कॉपर आए हैं ये इन 10 cm³ ऑफ सोल्यूशन बी आए हैं हमारे पास। तो वही उससे हमसे पूछे थे। तो 1.04 इंटू 10⁻⁻⁵ दोबारा -3, दोबारा हम 3 सिग्निफिकेंट पे आंसर दे देते हैं। कहते हैं कैलकुलेट द मास ऑफ कॉपर प्रेजेंट इन द सेकंड सैंपल ऑफ पाउडर्ड ब्रास। ठीक है जी, मास ऑफ कॉपर आपने निकालना है इन द सेकंड सैंपल ऑफ पाउडर्ड ब्रास। अब मास ऑफ कॉपर किधर से आएगा, हम्म, अब हमारे पास मास ऑफ कॉपर कहाँ से आएगा जी, हमारे पास मोल्स ऑफ कॉपर आ गए। जी. अच्छा, ये कितने में आए, 10 cm³ में, ऐसे ही है। ये जो मोल्स ऑफ कॉपर है ये 10 cm³ में है।
हमारे पास जो सोल्यूशन बी हमने बनाया था वो कितने सीएम क्यूब का बनाया था? 100 सीएम क्यूब का। ठीक है, तो जो टोटल मोल्स ऑफ कॉपर 2 प्लस है ना, टोटल मोल्स, वो किस में पड़े हुए? 100 सीएम क्यूब के ओरिजिनल सोल्यूशन में पड़े हुए। हमने तो 10 सीएम क्यूब सैंपल में फाइंड किया ना कि कॉपर 2 प्लस कितना है, तो चलो फिर 100 में फाइंड कर लेंगे। ठीक है, मैं दोबारा जाता हूँ सोल्यूशन में। आपने क्या किया शुरू में? कॉपर 2 प्लस यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, उस कॉपर 2 प्लस को प्रेसिपिटेट कर दिया, सारा का सारा कॉपर 2 प्लस प्रेसिपिटेट किया, क्या ऐड करके? सोडियम कार्बोनेट। जब सोडियम कार्बोनेट ऐड करके उसको प्रेसिपिटेट किया तो वो सॉलिड फॉर्म में आ गया। उस सॉलिड को फिर दोबारा डिसॉल्व कराया एथेनोइक एसिड से। अब वो सारा का सारा जो कॉपर कार्बोनेट था वो दोबारा किस में चला गया? कॉपर 2 प्लस एक्वस आयंस बन गए दोबारा से। और फिर आपने उस कॉपर 2 प्लस आयंस जो टोटल पड़े हैं कॉपर 2 प्लस आयंस के मोल्स अभी तक, उनको किस में डाला आपने? एक वॉल्यूमेट्रिक सोल्यूशन बनाया 100 सीएम क्यूब वाला। ठीक है, 100 सीएम क्यूब बनाया तो ऑब्वियसली इसके जो भी मोल्स इधर टोटल पड़े हुए थे वो जब 100 सीएम क्यूब ऑफ सोल्यूशन में जाएंगे तो कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो जाएगी। वही कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करने के लिए 10 सीएम क्यूब सैंपल साइड पे निकाला। 10 सीएम क्यूब में फाइंड कर लिया कि आपके पास मोल्स ऑफ कॉपर कितने आते हैं। जब 10 सीएम क्यूब में फाइंड कर लिए तो जो टोटल मोल्स ऑफ कॉपर आपके पास पड़े थे इस 100 सीएम क्यूब में वो फाइंड कर सकता हूँ। जी। तो जब मेरे पास टोटल मोल्स ऑफ कॉपर आ जाएंगे तो मैंने क्या करना है फिर? मैथ्स निकालने के लिए क्या करेंगे? जब मोल्स ऑफ कॉपर सारे आपको पता है तो मैथ्स से क्या करेंगे? मैथ्स किस तरह निकालेंगे? एमआर से मल्टीप्लाई कर देंगे, निकल आएगा मैथ्स। तो हमें जो है एमआर निकालने के लिए पहले टोटल मोल्स ऑफ कॉपर 2 प्लस पते होने चाहिए। ठीक है, तो कॉपर 2 प्लस के टोटल मोल्स पता करने के लिए, ये तो 10 सीएम क्यूब सैंपल में थे, आप पहले 100 सीएम क्यूब में निकाल लें। तो मोल्स ऑफ कॉपर 2 प्लस इन 100 सीएम क्यूब, ये सारे का सारा कॉपर 2 प्लस था। ये किस तरह आएंगे जी हमारे पास? हमें पता है 10 सीएम क्यूब में कितना है? 1.042 इंटू 10⁻³ तो हमारे पास 100 सीएम क्यूब में कितना होना चाहिए? एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कितना बनता है? एक्स इज इक्वल टू 0.01042. 0.01042। 1042. तो 0.01042 मोल्स ऑफ कॉपर 2 प्लस थे जो शुरू से टोटल आ रहे थे। उनको आपने सिर्फ एक 100 सीएम क्यूब सोल्यूशन में क्या कर दिया? इन मोल्स को ट्रांसफर कर दिया ताकि टाइट्रेशन करा के हम 10 सीएम क्यूब में फाइंड कर लें और फिर 100 सीएम क्यूब में उधर से रेशो लगा के फाइंड कर लें। तो ये टोटल आपके पास कॉपर 2 प्लस था जो ये वो है। अब हमने क्या निकालना है अपने पास? मैस। तो मैस कैसे निकलता है? मोल्स इक्वल टू मैस अपॉन एमआर। मैस निकालना है तो मोल्स को एमआर से मल्टीप्लाई कर दो। तो कॉपर का जो एमआर होता है वो कितना होता है जी? 0.0142 इनटू कॉपर का एमआर कितना होता है जी? ये है हमारे पास डाटा बुकलेट। तो कॉपर 63.5. किधर है हमारे पास? 63.5। तो हमारे पास ये आता है जी इंटू 63.5। तो यहाँ से आपके पास क्या जवाब आएगा? 0.66167. 0.66167। ठीक है, इसको हम अगर दे दें जवाब तो कितने तक दे दें मास ऑफ कॉपर का? आप ऊपर देखिए, 3 सिग्निफिकेंट 3 सिग्निफिकेंट, तो 3 सिग्निफिकेंट पे क्या कर दो? राउंड कर दो तो 0.662 ग्राम्स। अच्छा जी, आगे कहते हैं मास ऑफ सेकंड सैंपल ऑफ पाउडर ब्रास वाज 1.05 ग्राम्स। तो अब हमारे पास जो टोटल मास ऑफ हमारा सैंपल है वो कितना है? 1.05 grams. Calculate the percentage by mass of copper in the second sample of powdered brass. Give your answer to 3 significant figures. तो हमारे पास परसेंटेज ऑफ कॉपर कैसे निकलेगी? मास ऑफ कॉपर जो हमने निकाला 0.662 डिवाइडेड बाय जो आपके पास टोटल मास ऑफ द हमारा क्या था? सैंपल था, वो कितना था? 1.05 ग्राम्स। तो इनटू 100 कितना आता है ये? 63.016. यार नहीं, राउंडेड राउंडेड जवाब नहीं यूज करना, अनराउंडेड जवाब यूज करो। 63.01619.
0.66167 डिवाइडेड बाय 1.05 इंटू 100 कितना बोला आपने? है, मैं दोबारा कर देती हूँ। ये 1 है ना, नीचे जो डिनोमिनेटर है। जी जी 1.05 है। 63.0161। ये आता है जी 63.0161%। रख देते हैं। तीन सिग्निफिकेंट पे आपने क्या करना है, इसको राउंड ऑफ करना है, तो थर्ड सिग्निफिकेंट पे ये वैल्यू आती है आपका। ये तीन सिग्निफिकेंट फिगर, ये थर्ड सिग्निफिकेंट फिगर है, कुछ भी ऐड नहीं होगा तो 63.0%। ठीक है, यानी सैंपल में 63% कौन था? कॉपर था। तो बाकी रिमेनिंग कौन था उस सैंपल में? हाँ जी, ब्रास के सैंपल में बाकी रिमेनिंग कौन था फिर? जिंक। जिंक था। जी, जिंक था उसके अंदर। अच्छा जी, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था जो हमने इसमें करना था। आगे जाते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 पे। कहते हैं एस्टर एक्स हैज द फॉर्मूला CH3COOR। ये आर क्या होती है एस्टर की? कार्बन चेन। CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O R। ये उसकी क्या है? अल्काइल चेन बोलते हैं ना हम इसको। जी। आर उसने खुद भी बता दिया, मैं भी दिमाग खराब कर रहे हैं अपना। वो कह रहे हैं जी कि R इज एन अल्काइल ग्रुप विद द जनरल फॉर्मूला CnH2n+1। ठीक है, ऑब्वियसली अल्काइल ग्रुप में एक हाइड्रोजन कम होता है एल्केन से, क्योंकि उसने जुड़ना होता है किसी चीज के साथ। कहते हैं एस्टर एक्स अंडरगोज अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस विद एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो एस्टर की जब हाइड्रोलिसिस होगी, एस्टर क्या बना के देगा हमें? जी बताएं। कौन सी कार्बोक्सिलिक वाली एसिड और हाइड्रोलिसिस हो अल्कोहल। रही है? पहली बात ये, कौन सी वाली हाइड्रोलिसिस की आपने? बेसिक। बेसिक हाइड्रोलिसिस। तो क्या बना के देगा? सॉल्ट। सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक प्लस अल्कोहल। ठीक है, फिर उसके बाद क्या किया? द रिजल्टिंग मिक्सचर इज एसिडिफाइड विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो आपके पास जब आपने हाइड्रोलिसिस कर ली है, उसके बाद जब इसमें एसिड ऐड करेंगे तो बेसिकली क्या करना चाह रहे होते हैं हम? सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक को कन्वर्ट करना चाह रहे होते हैं किसमें? सिंपल कार्बोक्सिलिक में, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना चाह रहे होते हैं उसको। ठीक है, फॉलोड बाय एसिड वाला काम। अच्छा, फिर उसके बाद आपके पास कहते हैं द ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स ऑफ द हाइड्रोलिसिस आफ्टर एसिडिफिकेशन आर एथेनोइक एसिड एंड एन अल्कोहल ROH। तो एक प्रोडक्ट तो पता लग गया जी, आपके पास एथेनोइक एसिड बनेगा। साथ जो अल्काइल चेन थी उसने अल्कोहल बनाना था, तो वो कौन सा अल्कोहल है नहीं बताया। कहते हैं जी वंस द आइडेंटिटी ऑफ ROH इज फाउंड द स्ट्रक्चर ऑफ एस्टर एक्स कैन बी डिटरमिन्ड। ठीक है, ऑब्वियसली एस्टर एक्स हम निकाल सकते हैं अगर हमें अल्कोहल बताओ कौन सा हो। कहते हैं स्टूडेंट यूजेस द फॉलोइंग स्टेप्स इक्विमोलर क्वांटिटीज, यानी दोनों के इक्वल मोल्स आपने लिए ना, इक्वल मोल्स ऑफ एस्टर एक्स एंड इक्वल मोल्स ऑफ KOH। ये क्या इंश्योर करेगा कि कंप्लीट रिएक्शन हो जाएगा या नहीं? जब दोनों के इक्वल मोल्स होंगे तो हाइड्रोलिसिस कंप्लीट होगी ना। जी। तो इस वजह से इक्विमोलर क्वांटिटीज लिए। एस्टर एक्स के जितने मोल्स हैं उतने ही KOH के हैं, तो दोनों एक दूसरे को खत्म कर देंगे क्या, और सारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपके पास? कार्बोक्सिलिक एसिड में और अल्कोहल में। तो आपके पास कहते हैं आर प्लेस्ड इन अ राउंड बॉटम फ्लास्क। ठीक है, राउंड बॉटम फ्लास्क में a few drops of suitable indicator are added to show whether a reaction has occurred। ठीक है, तो suitable indicator डाल दिया आपने। कहता है a substance is added to promote smooth boiling। स्मूथ बॉइलिंग के लिए हम क्या ऐड करते होते थे? वो एंटी बम्पिंग ग्रेन्यूल्स। जी जी, एंटी बम्पिंग ग्रैन्यूल्स। अच्छा, इसका ना फॉर्मूला भी याद करो। एंटी बम्पिंग ग्रैन्यूल्स जो है ना, ये SiO2 के बने होते हैं, या आपके पास ये सिलिकॉन कार्बाइड के बने होते हैं। अगर आपने मतलब याद करना है, पूछ ले आपसे कभी। इसको भी मैंने, मेरे ख्याल है नोट्स में भी मेंशन किया हुआ इसको। फिर ये कहते हैं द SiO2 के बाद रिएक्शन क्या लिखा है आपने? किस पे? SiO2 के सिलिकॉन बाद। कार्बाइड, SiC, सिलिकॉन कार्बाइड। अच्छा कहते हैं द रिएक्शन मिक्सचर इज सेट अप फॉर रिफ्लक्स। तो आपने क्या करना है बेसिकली? एंड हीटेड फॉर 30 मिनट्स। तो ये कौन सी वाली हीटिंग है? ये है जी हीट अंडर रिफ्लक्स। तो हीट अंडर रिफ्लक्स करना है। कहते हैं आफ्टर 30 मिनट्स द रिएक्शन मिक्सचर इन द राउंड बॉटम फ्लास्क इज एसिडिफाइड बाय एडिंग HCl ड्रॉप वाइज। तो जब आप 30 मिनट्स के लिए रिएक्शन कराएंगे, सारा एस्टर हाइड्रोलाइज हो जाएगा हीट अंडर रिफ्लक्स में, और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक प्लस अल्कोहल में।
तो जब वो सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक प्लस अल्कोहल बना दिए, उसके बाद आफ्टर 30 मिनट्स द रिएक्शन मिक्सचर इन द राउंड बॉटम फ्लास्क इज एसिडिफाइड बाय एडिंग HCl ड्रॉप वाइज। तो ये काम करने का क्या मकसद है कि वहां पे सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक सिंपल कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट हो जाए। फिर कहते हैं स्टेप 6 में थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी इज कैरिड आउट ऑन द रिएक्शन मिक्सचर। ठीक है, कंप्लीट द डायग्राम इन फिगर 2.1 टू शो द apparatus used for reflux in step 4, लेबल द डायग्राम। तो apparatus रिफ्लक्स वाला आपने बना के देना है उसको। नोट्स में दोबारा इसकी तस्वीर मैंने आपको बना के दी हुई है, लेकिन आपने याद रखना है अगर आपको भूल जाता है तो हीट अंडर रिफ्लक्स हम क्लास में बड़ी दफा बनाते रहे हैं। यहाँ पे वैसे एक वो पियर शेप्ड क्या यूज होती थी, पियर शेप्ड आपके पास फ्लास्क यूज होती है, लेकिन उसने राउंड बॉटम फ्लास्क यूज कर ली हुई। ठीक है, तो पियर शेप के बजाय राउंड बॉटम फ्लास्क यूज किए। अच्छा, इस राउंड बॉटम फ्लास्क में आपने क्या डालना है टू प्रिवेंट वायलेंट बॉइलिंग? अपने एंटी पंपिंग ग्रैन्यूल्स इसमें डालेंगे। ठीक है, उसके अलावा और क्या करना है आपने? अब याद रखना है यहाँ पे एक आपको लगाना पड़ेगा थिसल फनल। थिसल फनल इस तरह करके बनाते हैं, थिसल फनल। ठीक है, उसके अलावा इसको स्टॉपर करना पड़ेगा आपको, ताकि कोई साइडों से कुछ भी ना निकले, स्टॉपर लगा दें। और इसके अलावा क्या करना पड़ेगा आपको? अब मुझे बताओ, जब आप हीटिंग शुरू करेंगे तो अंदर बनता हुआ अल्कोहल वो क्या कर सकता है? बाहर निकल सकता है ना। जी। तो हमें क्या करना है? हीट अंडर रिफ्लक्स हो रहा है तो वापस रिएक्शन मिक्सचर में कंडेंस करके उसको भेजना है। इसी तरह जो एस्टर्स होते हैं वो भी वॉलेटाइल होते हैं ऐसे ही, तो वो भी जी। क्या कर सकता है? हीटिंग के दौरान बाहर निकल सकते हैं। हम नहीं चाहते वो बाहर निकले, हीट अंडर रिफ्लक्स वापस नीचे गिराएंगे कंडेंस करके। तो हमें इधर क्या लगाना पड़ेगा? थिसल फनल की नेक पे एक कंडेंस। कंडेंसर लगाना पड़ेगा। कंडेंसर। हाँ जी, एक कंडेंसर लगाना पड़ेगा। इसको क्या बोलते हैं? लाइबीज कंडेंसर। ये हमारा थिसल, थिस्टल इसको लिखते हैं, थिस्टल, थिस्टल फनल। ठीक है, थिसल फनल लगाते हैं, लाइबिस कंडेंसर लगाते हैं। और कंडेंसर में आपने क्या डालना होता है? वो कोल्ड वाटर डालना होता है ना। तो कोल्ड वाटर इन और कोल्ड वाटर आउट आपको क्या बताया था, किस तरह पानी अंदर भेजना है? Opposite to force of gravity. हाँ, फोर्स ऑफ ग्रेविटी के ऑपोजिट भेजना है, ताकि ऑपोजिट ऑफ ग्रेविटी जाए। दो वाटर इनलेट नीचे होनी चाहिए, तो कोल्ड वाटर इन इधर से होगा, कोल्ड वाटर आउट इधर से होगा। ऐसे ही है। तो कोल्ड वाटर इन है, कोल्ड वाटर आउट आपने इधर बना देना है अपने पास। इसके अलावा नीचे हमने मार्क कर लिया कि हमारे पास जो लाइबिस कंडेंसर, सॉरी, जो हमारे पास हमारा राउंड बॉटम फ्लास्क है उसमें क्या होना चाहिए? एंटी बम्पिंग ग्रैन्यूल्स होने चाहिए। ठीक है, तो इधर बेशक अगर आप थोड़ी सी पानी बनाना चाहते हैं इस जगह पे, तो आप उसको पानी भी बना के दिखा दो। तो बाकी ये कंप्लीट डायग्राम है। क्लियर है? जी। तो ये हमने काफी दफा ऑर्गेनिक में पढ़ते हुए भी अपने पास बनाई थी। तो ये आपने कंप्लीट डायग्राम उसको बना के देनी है। एंटी बम्पिंग ग्रैन्यूल्स आप उसको लिख के बता दें कि ये भी आपने यूज करनी है वायलेंट बॉइलिंग को अवॉइड करने के लिए। कहते हैं सजेस्ट द टाइप ऑफ सब्सटेंस एडेड टू प्रमोट स्मूथ बॉइलिंग इन स्टेप 3। टाइप ऑफ सब्सटेंस, तो बेसिकली आपसे पूछ रहा है कि कोई सब्सटेंस बताओ, आपके पास एग्जांपल बताओ जो आप एज एंटी बम्पिंग ग्रैन्यूल्स यूज करते हैं। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बाय चांस आपको क्या बता दिया कि SiO2 या सिलिकॉन कार्बाइड। तो हम इधर लिख लेते हैं सिलिका, यानी सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये टाइप ऑफ सब्सटेंस है जो आप यूज कर सकते हैं एज एंटी ग्रैन्यूल। सर हम इस पर डायरेक्ट एंटी बम्पिंग ग्रेन्यूल्स नहीं लिख सकते? एंटी बम्पिंग ग्रैन्यूल्स, ठीक है, अपरेटस का नाम है। ये भी लिख सकते हैं, साथ लिख दो कि एग्जाम्पल सिलिकॉन डाइऑक्साइड, जो ज्यादा बेहतर है। ओके। सिलिकॉन डाइऑक्साइड भी मेरा ख्याल एक मैक्रोमोलिक्यूल है। नहीं, ये बात नहीं आएगी यहाँ पे। सिलिकॉन डाइऑक्साइड ही लिख दें और साथ लिख दें जी एज एंटी बम्पिंग ग्रैन्यूल्स, तो वो प्रमोट करेगा स्मूथ बॉइलिंग। ठीक है, ओके। आगे आपसे कहते हैं एज द रिएक्शन प्रोसीड्स इन स्टेप 4 द इंडिकेटर चेंजेस कलर। टेबल 2.1 shows the color of three indicators at pH 1, pH 14 and pH range over which the indicators change color। तो हर इंडिकेटर की आपको पता है ना एक pH रेंज होती है जिसमें वो क्या दिखाता है आपको? कलर चेंज दिखाता है। इतना तो हमें पता है ना। जी।
तो कहता है जी कि रिएक्शन एज द रिएक्शन प्रोसीड्स इन स्टेप 4 द इंडिकेटर चेंजेस कलर। स्टेप 4 पे रिएक्शन क्या हुआ था पहले देखते हैं। द रिएक्शन मिक्सचर इज सेट अप फॉर हीट अंडर रिफ्लक्स एंड हीटेड फॉर 30 मिनट्स। ठीक है, अब 2 मिनट देना, मैं पानी पानी जी। सर 9 घंटे हो गए। 9 घंटे हो गए हैं पूरे? हाँ जी। चलो मेरे रिकॉर्ड बना लिया मैंने बस। अच्छा, तो कहते हैं जी स्टेप 4 में द रिएक्शन मिक्सचर इज सेट अप फॉर रिफ्लक्स एंड हीटेड फॉर 30 मिनट्स। इंडिकेटर हमने कब डाला था? स्टेप 2 में डाला था। कहते हैं इक्विमोलर क्वांटिटीज ऑफ एस्टर एक्स एंड KOH आर प्लेस्ड इन राउंड बॉटम फ्लास्क। A few drops of suitable indicator are added to show whether a reaction has occurred. ठीक है, तो हमारे पास जो है रिएक्शन में KOH है जो बेसिक है। एस्टर तो हमारे पास जो होता है वो उसका कोई एसिडिक बेसिक करेक्टर नहीं होता एस्टर का। तो जो हमारे पास KOH है वो बेसिक है सोल्यूशन में। तो वो बेस जब खत्म हो जाएगी तब कलर चेंज आ सकता है हमारे पास। कहते हैं a substance is added to promote smooth boiling. The reaction mixture is set up for reflux and heated for 30 minutes. ठीक है, after 30 minutes the reaction mixture in the round bottom flask is acidified by adding HCl. हम्म, ठीक है। अब आगे हमसे उसने पूछा क्या था? कहता है कि the as the reaction proceeds in step 4 the indicator changes color. तो इंडिकेटर चेंज करेगा कलर क्योंकि आपके पास एस्टर और KOH का रिएक्शन हो रहा था ना। जी। ठीक है, एस्टर और KOH का रिएक्शन हो रहा था हमारे पास। तो वो हमें क्या बना के दे रहा था? एथेनोइक एसिड और साथ अल्कोहल। अब जब एस्टर हाइड्रोलाइज हो रहा था, एस्टर को तो वाटर आके थोड़ा, एस्टर जब हाइड्रोलाइज हो गया वाटर से, तो आपके पास KOH किसके साथ खर्च हो रहा था? सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक बन रही थी ना आपके पास। जी। बताओ मुझे। देखो एस्टर की हाइड्रोलिसिस होती किस तरह, हम दोबारा इक्वेशन लिखते हैं अपने पास, ये इधर लिखते हैं। जब शुरू में हाइड्रोलिसिस होगी तो ये आपका जो एस्टर है CH3COO, ये वाटर आके क्या करेगा? बेसिक हाइड्रोलिसिस हो या एसिडिक हाइड्रोलिसिस हो, वाटर आके इसको क्या करेगा? तोड़ेगा, HOH देगा, ये टूटेगा, ये बनाएगा जी आपके पास इथेनोइक एसिड प्लस अल्कोहल। लेकिन सोल्यूशन में आपने क्या डाला हुआ था? KOH। ये KOH की प्रेजेंस में बनेंगे ना। तो अल्कोहल तो बहुत वीकली एसिडिक होता है, वो मेटल हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन नहीं करता। बट जो एथेनोइक एसिड है वो तो करता है ना मेटल हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन। तो जैसे ही एथेनोइक एसिड फॉर्म होता है वो KOH से रिएक्शन करता है और किस में चला जाता है? सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक में। ठीक है, पोटेशियम पोटेशियम इथेनोएट में चला जाता है, प्लस साथ क्या बना देता है? वाटर बना देता है। तो बेसिकली अगर बात की जाए तो इस बेस को न्यूट्रलाइज कौन कर रहा है इसके अंदर, सोल्यूशन के अंदर? वो आपका एथेनोइक एसिड कर रहा है। जैसे ही वो हाइड्रोलिसिस के थ्रू बन के आता है एथेनोइक एसिड, वो बेस जो सोल्यूशन में पड़ी है उससे रिएक्शन करता है। इतनी बात समझ आ रही है? हाँ जी। तो कहते हैं एज द रिएक्शन प्रोसीड्स इंडिकेटर चेंजेस कलर। शो 2.1 shows colors of different indicators at pH 1 and at pH 14 and at pH range over which the indicators change color. शुरू में हमारे सॉल्यूशन में क्या पड़ा हुआ था? स्ट्रॉन्ग बेस थी ना, एसिड कोई भी नहीं था।
बताओ ना। तो इंडिकेटर जो हमने आपने बेस में डाला था। इंडिकेटर पहले से डाला हुआ था। सोल्यूशन इनिशियली कैसा था? बेस। KOH था उसमें और एस्टर था। ठीक है, एस्टर और KOH था, तो बेसिक सोल्यूशन था हमारे पास। ठीक है, जब आपने रिएक्शन स्टार्ट कराया हीट अंडर रिफ्लक्स में, तो सोल्यूशन में क्या बनना शुरू हुआ? वीक एसिड बनना शुरू हुआ और वो KOH से रिएक्शन करना शुरू हुआ। ठीक है, उसने सॉल्ट बनाना शुरू किया आपके पास। ऐसे ही है। तो हमारे पास हम कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का रिएक्शन हो रहा है। जी। तो हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का रिएक्शन हो रहा होगा। तो हमारे पास जो पीएच की रेंज आएगी वो क्या होनी चाहिए? आपको एक याद कराया था नंबर लाइन 3 to 11। ये किसके लिए होती है? स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। ऐसे ही है। फिर जी। आपके पास बीच में क्या आता है? 7, इक्वलेंस पॉइंट इनका। फिर उसके बाद आपके पास क्या आता है जी? इधर लेफ्ट राइट, लेफ्ट वाला जो पोर्शन है 3 to 7, ये किस लिए होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। और इनका इक्वलेंस पॉइंट 5 पे आता है। जबकि राइट साइड वाला 7 to 11, ये किस लिए होता है? स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड के लिए। और इक्वलेंस पॉइंट किधर आता है? 9 पे। तो इधर से हम इंडिकेटर कैसे चूज करते हैं कि ये जो आपके पास वर्टिकल रेंज आ रही है उसकी 7 to 11, उसके दरमियान दरमियान में आपके पास क्या होना चाहिए? आपका इंडिकेटर होना चाहिए। ऐसे ही है ना? जी। जो हम अपनी टाइट्रेशन कर्व भी बनाते थे, उसमें हम ये वर्टिकल रीजन कहाँ से आइडेंटिफाई करते थे? इसी टेबल से एस्टिमेट करते थे कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस होगा तो हमारे पास जो वर्टिकल रीजन है वो आएगा जी 7 to 11। और हमारे पास जो इक्वलेंस पॉइंट उसका आएगा जहाँ पे कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होगी वो 9 पे आएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो इंडिकेटर यूज होता है वो किस रेंज के अंदर अंदर लाई करना चाहिए? इस वर्टिकल पोर्शन की रेंज के अंदर अंदर, वहां पे कलर चेंज आ जाना चाहिए। तो मुझे बताओ कौन सा इंडिकेटर है यहाँ पे जो उस रेंज के अंदर लाई करता है? 7 to 11 की रेंज में कौन सा इंडिकेटर लाई करता है यहाँ पे? ये देखो रेंज किसकी 7 to 11 के बीच में आ रही है? थाइमोफ्थलीन की। ऐसे ही है। तो जी। हम क्या कौन सा इंडिकेटर यूज करेंगे? थाइमोल्फेलिन इंडिकेटर यूज करेंगे। अब कलर चेंज सोल्यूशन में क्या होगा तो देख लेते हैं। सोल्यूशन इनिशियली कैसा था? बेसिक। ऐसे ही है। उसमें सिर्फ KOH पड़ा था और एस्टर पड़ा हुआ था। तो सोल्यूशन इनिशियली कैसा था? बेसिक। पीएच ऑफ सोल्यूशन किधर पहुंची हुई होगी? स्ट्रॉन्ग बेस थी सोल्यूशन में आपके पास। बताएं जरा। 14 भी होगी ना तकरीबन। KOH आपने डाला हुआ है, स्ट्रॉन्ग बेस है, ग्रुप 1 का एल्कली है, तो पीएच कितनी होगी? 14, यानी बेसिक होगी। तो बेसिक पीएच में जब सोल्यूशन था इनिशियली, कलर क्या होगा सोल्यूशन का? जी। ब्लू कलर होगा। ठीक है, ब्लू कलर होगा। और जब वो फाइनली आपके पास एसिड न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो एसिड जब न्यूट्रलाइज हो, बेस जब न्यूट्रलाइज हो जाएगी, तो उसके बाद हमारे पास जब हम उस सोल्यूशन को एसिडिफाई करेंगे, ये भी तो किया था ना हमने। जब जी। आपके पास सारा का सारा सॉल्ट में कन्वर्ट हो गया, सारा KOH खर्च हो गया, सारा जो आपके पास एथेनोइक एसिड है उसने सॉल्ट बना दिया, तो हमारे पास CH3COOH जो फॉर्म हो रहा था KOH से रिएक्शन करके, वो किस में जा रहा था? CH3COOK में। ठीक है, तो KOH था इनिशियली सोल्यूशन में, सोल्यूशन की पीएच थी बेसिक। जैसे जैसे ये खर्च होता गया सोल्यूशन की पीएच जाती गई जाती गई जाती गई। और एट द एंड जब आपके पास सारा सॉल्ट बन गया, KOH खत्म हो गया, उसके बाद आपने क्या ऐड कर दिया? HCl टू एसिडिफाई। तो आपकी पीएच किधर चली जाएगी? एसिडिक साइड पे। पीएच किधर चली जाएगी? 1 to 1 की क्लोज क्लोज चली जाएगी। तो आपके पास कलर किस में चला जाएगा? ब्लू टू कलरलेस चले जाएंगे। क्लियर है ये बात? जी। अभी एक्सप्लेन भी करना है आपने ये क्यों चूज किया है। तो आप इसे बताएंगे कि इनिशियली एथेनोइक एसिड एंड initially KOH is present. Initially, yeah, so initially equal solution is basic due to presence of KOH. ठीक है, KOH की प्रेजेंस से सोल्यूशन बेसिक हुआ हुआ था। फिर उसके बाद the base is neutralized, which is neutralized by ethanoic acid.
which is neutralized by ethanoic acid. ठीक है. Then the solution to form ethanoic acid to form salt, which is acidified later. ठीक है. और दूसरा आप उसे बता दें कि आपके पास जो इसके लिए वर्टिकल रीजन होगा, वर्टिकल रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड शुड बी फ्रॉम कितनी पीएच से कितनी पीएच, 7 to 11 पीएच. तो इस वजह से थाइमोफ्थलीन जो है वो क्या करता है, उस वर्टिकल रीजन के बीच में लाई करता है. तो उसको एज ए बेटर आप क्या यूज कर सकते हैं, इंडिकेटर यूज कर सकते हैं. क्लियर है बात? चलूं आगे. जी. कहते हैं सोल्यूशन इन स्टेप 6. In step 6, a small sample of reaction mixture is analyzed along with samples of ester X and ethanoic acid. ठीक है. तो in step 6, a small sample of reaction mixture is analyzed. ठीक है. Along with samples of ester X and ethanoic acid. ठीक है. तो एक रिएक्शन मिक्सचर है, दूसरा क्या है हमारे पास, एस्टर एक्स है और एथेनोइक एसिड है. तो हमने क्या किया, अब हमने जब रिएक्शन मिक्सचर रखा तो उसने जब क्रोमेटोग्राफी हुई, उसकी क्रोमेटोग्राम पे कितने स्पॉट्स दिए हैं आपको, 1 2 और 3. और जो एथेनोइक एसिड है उसका एक ही था, उसने एक स्पॉट दिया इधर. और जो आपके पास एस्टर है उसने भी एक स्पॉट दिया. मुझे बताओ कि जो मिक्सचर है उसमें ये आपके पास लेफ्ट साइड और आपकी राइट साइड, ये आपको मिक्सचर के बारे में क्या बता रही है? हाँ जी. इस मिक्सचर में जिसमें आपके पास क्या क्या होना चाहिए, एस्टर हो सकता है, इसी मिक्सचर में आपके पास एथेनोइक एथेनोइक एसिड हो एसिड भी. सकता है, इसी मिक्सचर में आपके पास अल्कोहल भी होगा. ऐसे ही है ना? तो वो जी. बेसिकली आपसे ये लेफ्ट साइड ऑफ राइट साइड में जो आपने स्पॉट्स लगाए हैं, इनकी आरएफ वैल्यूज क्या आ रही हैं? इन सेम. दोनों की आरएफ वैल्यू क्या है? सेम. इन दोनों की आरएफ वैल्यू क्या है? एग्जैक्ट सेम. तो मुझे बताओ ये रिएक्शन मिक्सचर में ये वाला जो स्पॉट है, ये किसका स्पॉट है? एस्टर. ये जो एस्टर उसके अंदर बच गया था, ये एस्टर का स्पॉट है. ये वाला जो स्पॉट है जो कि इसके बराबर आ रहा है, ये किसका स्पॉट है? एथेनोइक एसिड. एथेनोइक एसिड का. यानी ये जो बीच में आपके पास आ रहा है ये कौन है? हमारा अल्कोहल. अल्कोहल. कहता है स्टेट व्हाट फीचर ऑफ क्रोमेटोग्राम शोज दैट द हाइड्रोलिसिस इज इनकम्प्लीट. हमें कैसे पता लग रहा है कि हाइड्रोलिसिस इनकम्प्लीट हुई है, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस नहीं हुई? अल्कोहल इज नॉट आइडेंटिफाइड. नहीं. हाइड्रोलिसिस कैसे होती है, एस्टर क्या करता है, टूटता है. और सारा का सारा खत्म होने के बाद किस में जाना चाहिए था? एथेनोइक एसिड में और अल्कोहल में. आपने रिएक्शन मिक्सचर उठाया, ये रिएक्शन मिक्सचर था आपका, आपने उठा के क्रोमेटोग्राफी की, उसमें एस्टर आ गया. ये आपको क्या बता रहा है कि इस रिएक्शन मिक्सचर में अभी भी एस्टर बच गया है, यानी कंप्लीट हाइड्रोलिसिस नहीं हुई उसकी, क्योंकि अभी भी थोड़ा सा एस्टर अनरिएक्टेड बचा हुआ है वहां पे, जो अनहाइड्रोलाइज्ड पड़ा हुआ है बीच में. समझ आ रही है बात? जी. रिएक्शन मिक्सचर में एस्टर हमने फाइंड तो कर लिया, ये एस्टर है, इधर से फाइंड किया, आरएफ वैल्यू सेम है. तो ये एस्टर रह जाने का बीच में मकसद ये है, मतलब ये है कि यार वो वही कह रहे हैं ना कि क्रोमेटोग्राम का ऐसा फीचर बताएं जिससे पता लग रहा है हाइड्रोलिसिस इनकम्प्लीट है. तो हमारे रिएक्शन मिक्सचर में एस्टर एक्स आ रहा है. क्लियर है बात? जी. तो हमारे से उसने पूछा था ये व्हाट फीचर ऑफ द क्रोमेटोग्राम शोज दैट द हाइड्रोलिसिस इज इनकम्प्लीट. तो हम उसके क्या बोलेंगे जी अपने पास, हम उसे बोलेंगे सम एस्टर या द रिएक्शन मिक्सचर still contains unhydrolyzed ester. ठीक है. as we can see two, yeah, as we can see a point that is exactly the same RF value as the point of ester x. ठीक है. हम उसको बोल देंगे RF value of this point is equal to RF value this, या सीधा सीधा बोल दो कि because ester is still available in the reaction mixture,
तो ये भी बात ठीक है। ठीक है, ओके। सजेस्ट एन एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर दैट कुड बी यूज्ड टू डिटरमिन या टू एक्सट्रैक्ट द अल्कोहल आरओएच फ्रॉम द रिएक्शन मिक्सचर। आपने एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर बताना है जो कि अल्कोहल को सेपरेट कर सकता है फ्रॉम रिएक्शन मिक्सचर। एक बात अभी कुछ भी ना बोलना, एक बात का ध्यान रखें कि आपके पास इस पूरे सोल्यूशन में सारे लिक्विड्स हैं। बताएं जरा। जी। एथेनोइक एसिड, फिर उसके अलावा एस्टर, वो भी एक्वस फॉर्म, ये भी एक्वस फॉर्म, ये भी एक्वस फॉर्म, और अल्कोहल वो किस फॉर्म में होगा? लिक्विड फॉर्म में। मुझे बताओ, एक मिक्सचर ऑफ लिक्विड से आप कैसे किसी एक लिक्विड को सेपरेट कर सकते हैं? उसकी मेल्टिंग पॉइंट के बेसिस हाँ पे, जी, हाँ, बॉइलिंग पॉइंट उसके के साथ, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट। तो जो सेपरेशन ऑन द बॉइलिंग पॉइंट बेसिस की जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल हाँ जी, तो आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इधर परफॉर्म करेंगे इसमें। ठीक है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ लिक्विड्स फ्रॉम ईच अदर ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। तो अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट इन सारों में सबसे कम होगा, वो सबसे पहले बाहर निकलेगा, फिर एस्टर निकलेगा, फिर उसके बाद जो रिमेनिंग रहेगा वो निकल जाएगा। आगे कहते हैं फिगर 2.3 शोज एन इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम ऑफ आरओएच एक्सट्रैक्टेड इन डी। डी पार्ट में जो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम आया था आरओएच का, वो उसने आपको बता दिया। अच्छा, ये जो 1500 तक होता है इसको हम क्या बोलते थे? फिंगरप्रिंट रीजन। इधर जो पीक्स होती है ना, हमारे किसी काम की नहीं होती। 500 से लेके 1500 तक ये जो फिंगरप्रिंट रीजन होता है इसमें हमारी पीक किसी काम की नहीं होती। इधर पीक्स आइडेंटिफाई करना भी बहुत मुश्किल होता है, अनलेस एंड अनटिल वो कहीं हम नहीं आइडेंटिफाई करते। अब मुझे बताओ, इधर आपके पास दो पीक्स आ रही हैं, एक ये पीक आ रही है और एक आपके पास ये छोटी पीक आ रही है। आप जाके आइडेंटिफाई कर लें टेबल से कि जो पीक आपको नजर आएगी किस वैल्यू से किस वैल्यू तक। ये है जी, फॉर एग्जांपल हमारे पास इधर से शुरू कर लेते हैं। ये पीक शुरू होती है 2500 से, 2600, 2700 से लेके 3000 तक कह लो। 2700 से 3000 तक कौन सी पीक जाती है जी? 2700 किधर आएगा जी? टू 3000। 2500 टू 3000, 3300 टू 3500। और या अगर हम इधर की डायरेक्ट पीक देख लें किस वैल्यू पे आ रही है, तो ये पीक आ रही है इधर। इधर से वैल्यू कितनी बनेगी हमारे पास? 25, 26, 27, 28। तो 28 से पीक शुरू होती है और 3000 तक जाती है। 28 टू 3000 हमारे पास कौन सी रेंज में लाई करता है? 28 टू 3000। इसमें नहीं है, 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 इधर भी नहीं है। 2200 टू 2250 में नहीं है। 2850 टू 2950 में एक पीक आती है, ये पीक नहीं है। उसके अलावा 2500 टू 3000 में ये हो सकती है, देखना पड़ेगा। लेकिन मुझे बताओ, ये तो अल्कोहल है, आर ओ एच नहीं है ये। जी। आर ओ एच है ना, तो ये तो हो ही नहीं सकती फिर। ये तो कार्बोक्साइल यानी कार्बोक्सिलिक में ओ एच प्रेजेंट हो उसकी पीक है, ये तो हो ही नहीं सकती। फिर हमारे पास कौन सी रेंज रह जाती है? सिर्फ 2850 टू 2950 रह जाती है, जो क्लोजेस्ट उस रेंज की आ रही है, जिसमें आपके पास कौन होता है? बेसिकली कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। तो ये जो पीक आ रही है इधर, ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स की है, यानी अल्कोहल में आर चेन लगी है जिसमें ढेर सारे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, वो आपको ये बताना चाह रहे हैं। और जो ओ एच की पीक है वो कैसी आती है हमारे पास? ओ एच की पीक आनी चाहिए जी, ओ एच की पीक जो है वो हाइड्रोक्सी, यानी ओ एच की पीक 3200 टू 3650। देखो इधर जरा, 31, 3100 से शुरू हो रही है, 32, 33, 34, 35, 36, 3600 तक ये पीक जा रही है। ये किसकी पीक आ रही है आपके पास? उसी रेंज में लाई करती है, 3200 टू 3600 या 3700 कर लो। तो ये 33,000 से शुरू हो रही है कह लो, और ये किधर तक जा रही है? 3600 तक जा रही है। तो ये अल्कोहल की पीक है, ओ एच की पीक है। क्लियर है बात? जी। अच्छा, ये एक तो अल्कोहल की पीक याद कर लो, कार्बोक्सिलिक की याद कर लो, कार्बोनाइल की याद कर लो, नाइट्राइल की याद कर लो। उसके अलावा नहीं पूछता। और ये कार्बन हाइड्रोजन की शक्लें और इस तरह करके याद कर लो।
कहते हैं use table 2.2 to explain how infrared spectrum in figure 2.3 shows that ROH extracted does not contain any ester। हाँ जी, ये हमें कैसे बताता है कि इसके अंदर कोई एस्टर नहीं है। ROH जो आपने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से ऑब्टेन किया है, फिर उसकी इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी कराई है, तो इसमें आपको कैसे पता लग रही है जो आपके पास अल्कोहल है इसमें कोई भी एस्टर ग्रुप नहीं है। हाँ जी, अगर एस्टर ग्रुप होता, आपका ऐसा अल्कोहल होता फॉर एग्जांपल जिसमें आपकी जो आर चेन है उसमें एस्टर मौजूद होता, फॉर एग्जांपल सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ, ये मौजूद होना चाहिए था ना फिर उधर, जी। अगर एस्टर होता तो। एक पीक फिर किसकी नजर आनी चाहिए थी? एस्टर की। कार्बोनाइल की, कार्बोनाइल की। और दूसरी पीक किसकी नजर आनी चाहिए थी? सी सिंगल बॉन्ड ओ जो एस्टर में मौजूद है। फिर आपके पास दूसरा एक कार्बोनाइल की पीक भी नजर आनी चाहिए थी जो एस्टर में मौजूद है। एस्टर की कार्बोनाइल और एस्टर की ये वाली पीक नजर आनी चाहिए थी दोनों। ऐसे तो एक पीक हमें मिलनी चाहिए थी कहाँ पे? 1040 टू 1300। और दूसरी पीक कहाँ मिलनी चाहिए थी हमें एस्टर की? 1710 टू 1750। क्या ये पीक्स नजर आ रही हैं? नहीं नजर आ रही। तो आप उसे बोलें कि द स्पेक्ट्रम डज नॉट कंटेन एनी पीक्स या एनी एब्जॉर्प्शन पीक्स एट, केमिकल शिफ्ट की वैल्यूज बता दो। तो एट जी आपके पास 1040 टू 1300 पर सेंटीमीटर, ठीक है, जो कि कार्बोनाइल की पीक है। और जो दूसरी, सॉरी, कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन इन एस्टर की पीक है, इसकी पीक है ये। एंड दूसरी पीक हमारी कार्बोनाइल की है, वो जी 1710 टू 1750 पर सेंटीमीटर पे भी उसकी कोई अब्जॉर्प्शन नहीं आ रही, जो कि कार्बोनाइल इन एस्टर होती है। ठीक है, तो इस वजह से वहां पे ये पीक्स नहीं नजर आ रही, तो हम क्या कहेंगे कि उसमें कोई भी एस्टर ग्रुप नहीं है। क्लियर है इतनी बात? जी। ये किधर से आ गए यार इसको। फिगर 2.4 shows the proton NMR spectrum of ROH। ठीक है जी, ROH का प्रोटॉन NMR स्पेक्ट्रम उसने हमें दिया हुआ है। कहता है जी कि एक तो इधर अगर हम देखें अगर गौर से, तो आपके पास एक क्या नजर आ रही है हमें? मल्टीप्लेट। मल्टीप्लेट। एक क्या नजर आ रही है हमें? सिंगल। सिंगलेट। और एक हमें नजर आ रही है डबलेट। पीक क्रिएट करने वाले प्रोटॉन्स भी दिए हैं, ये 6 प्रोटॉन्स डबलेट क्रिएट कर रहे हैं, ये एक प्रोटॉन सिंगलेट क्रिएट कर रहे हैं, और ये एक प्रोटॉन मल्टीप्लेट क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, आगे और क्या बात दी है उसने हमें? कहता है जी टेबल 2.3 शो सम रेलेवेंट H1 प्रोटॉन NMR इंफॉर्मेशन। यूज टेबल 2.3 एंड टेबल 2.4, 2.3 एंड 2.4 एंड कंप्लीट। यूज टेबल 2.3 टू कंप्लीट टेबल 2.4 एंड स्टेट द नेम ऑफ द अल्कोहल। नाम बताना है आपने अल्कोहल का, तो उसका डिस्प्लेड फॉर्मूला भी फिर हमने पता करना है। अब जो मसला है यहाँ पे, सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि मुझे बताओ कि ये जो आपके पास टोटल कितने एनवायरनमेंट्स हैं आपके अल्कोहल में? 3। 3 एनवायरनमेंट्स हैं, बिल्कुल सही है। टोटल 3 एनवायरनमेंट्स हैं प्रोटॉन्स के, जिसमें से टोटल प्रोटॉन्स कितने हैं ये फाइंड कर सकता हूँ? जी। आपके अल्कोहल में टोटल प्रोटॉन्स कितने हैं? कितने? 6 टोटल ये थे जो एक एक। एनवायरनमेंट में थे, एक ये था जो एक एनवायरनमेंट में था, एक ये था जो एक एनवायरनमेंट में था। तो टोटल कितने हो गए प्रोटॉन्स? 8। 8 प्रोटॉन्स हैं टोटल, 3 एनवायरनमेंट्स हैं। ठीक है, जिसमें से एक प्रोटॉन जो है वो एक अपने एनवायरनमेंट में है, एक प्रोटॉन जो है वो अलग एनवायरनमेंट में है, और बाकी 6 प्रोटॉन्स अलग एनवायरनमेंट में। तो ये इंफॉर्मेशन हमने इधर से अभी निकाल ली। ओए, चक्कर आए हैं मुझे बड़े सेट। अच्छा जी। तो 3 एनवायरमेंट्स, 8 प्रोटॉन्स हैं। एक एक प्रोटॉन है जो कि आपको एक मल्टीप्लेट क्रिएट करके देगा, एक सिंगलेट क्रिएट करके देगा, और एक 6 हाइड्रोजन पे। मैं जाके जरा देख लूँ ये सिंगलेट किसकी आ रही है।
हम पहले पता क्या करते हैं, हम जाते हैं यार, जो इतनी लंबी पीक आ रही है यानी इतने ढेर सारे प्रोटॉन्स हैं, इनकी पीक किधर आ रही है, 1 से लेके 1 to 1.5 आ रही है ना। ठीक है, और आपके पास क्या आ रही है, ये डबलेट क्रिएट हो रही है 1 to 1.5। 1 to 1.5 किस रेंज में लाई करता है हमारे पास, एल्डिहाइड तो है नहीं, इस रेंज में नहीं देखेंगे। ये रेंज है ना जिसमें 1 to 1.5 लाई करता है, जी। यानी ये किसकी पीक है, एल्केन्स की पीक है। तो 6 हाइड्रोजन ऐसे हैं जो कि एल्केन के तौर पे अटैच हुए हैं। तो इस तरह की इन्वायरमेंट हो सकती है, CH हो सकता है, CH2 हो सकता है। देखेंगे किस तरह की इन्वायरमेंट बनानी है, डबलेट क्रिएट करनी है क्योंकि। फिर ये जो सिंगलेट आ रही है 2 से लेके 2.5 के दरमियान में, ये सिंगलेट किस चीज की है, 2 to 2.5 सिंगलेट। कार्बोनाइल तो है नहीं हमारे कंपाउंड में, तो ये बाहर एरोमेटिक रिंग नहीं है, बाहर 2.5 इस रेंज में आता नहीं है, दोबारा इस रेंज में भी नहीं आता, इसमें भी नहीं आता, इधर आता है। और मुझे बताओ कि अगर 2.5 इस रेंज में आता है, उसके अलावा किसी रेंज में नहीं आता, और जिसमें आता था वो वाला फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं यहाँ पे, तो ये अल्कोहल की पीक नहीं होगी। और उल्टा सिंगलेट भी देनी चाहिए थी उसको, सिंगलेट भी दी है और एक ही हाइड्रोजन की उस वैल्यू पे पीक भी दी है जो कि इस रेंज में लाई करती है, ऐसे ही है। तो ये किसकी पीक होगी मेरे पास, ये जो सिंगलेट है ये किसकी है, ये अल्कोहल की है। तो अल्कोहल से तो जान छूट गई हमारी। और क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लेट जो आपके पास आ रही है वो एक हाइड्रोजन पे आ रही है, तो मल्टीप्लेट जो है, मल्टीप्लेट वाला जो है वो आपको किधर मिल रहा है, 3 to, इसको कह लेते हैं हम लोग कि 3.5 से लेके 4 पॉइंट तक, 3.5 to 4.5, ये पीक लाई करती है इसमें, 3.5 to 4.5 की रेंज के अंदर अंदर। फिर उसके अलावा हमारे पास 0.5 to 6.0 आती है उस रेंज में, लेकिन अल्कोहल सिंगलेट देता है, कभी मल्टीप्लेट नहीं देता। तो एक ही रेंज लाई करी है इसमें, 3.5 to 4.5। और अल्कोहल में मुझे बताओ ऐसा कार्बन होगा ना जो अल्कोहल के O के साथ डायरेक्टली अटैच होगा, जी। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ, तो ये पीक जो है ये मल्टीप्लेट वाली है। यानी ये इधर ऐसा कार्बन है, यानी ऐसे हाइड्रोजन है जो ऑक्सीजन, ऐसे कार्बन से अटैच है जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ लगा हुआ। ओके, सर्कल अब कुछ हमने इतना सोचना है कि एक्सपेक्ट हम करना क्या, चाहिए। अम, पता नहीं, कुछ कह नहीं सकते। जो बंदा कहता है ना मैं पेपर प्रेडिक्ट कर सकता हूँ, सबसे बड़ा स्कैमर होता है वो। नहीं, मैं कह रही हूँ कि रिवाइज करके जानी है थोड़ी सी ऑर्गेनिक फिर। जी बिल्कुल करके जाएं, क्यों ना करके जाएं, सब करके जाएं। अच्छा, अब हमने ना स्ट्रक्चर सोचना है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक अल्कोहल का स्ट्रक्चर बनाता हूँ जिसमें 8 हाइड्रोजन आ जाए। मुझे बताओ 8 हाइड्रोजन जो हैं उनमें से एक हाइड्रोजन तो किसका है, अल्कोहल का। तो 8 हाइड्रोजन में से 7 हाइड्रोजन चाहिए, तो 7 हाइड्रोजन के लिए आपके पास जो है, 7 हाइड्रोजन के लिए कितने होने चाहिए अल्काइल चेन में। हाँ जी, अगर मैंने 7 हाइड्रोजन रिमेनिंग लगानी है एक अल्काइल चेन में, तो अल्काइल चेन में कितने कार्बन होने चाहिए, 3। पता कर सकते हैं आप। अगर एक कार्बन होता तो उसके साथ 3 हाइड्रोजन लगते, 2 कार्बन होते तो उनके साथ 5 हाइड्रोजन लगते, 3 कार्बन होते तो कितने हाइड्रोजन लगते। अगर अल्काइल चेन आपकी 3 कार्बन वाली प्रोपाइल होती तो फिर कितने कार्बन लगते, सॉरी कितने हाइड्रोजन लगते, 1 2 3 4 5 6 7, और एक अल्कोहल के साथ 8। यानी अगर टोटल 8 हाइड्रोजन हैं जो कि हमने यहाँ से निकाले हैं, तो इसका मतलब है आपके जो अल्कोहल है उसकी चेन में कितने कार्बन हैं, अल्काइल चेन में 3 कार्बन हैं, उसकी अल्काइल चेन का फॉर्मूला है C3H7 और OH। ये आपका अल्कोहल है। स्ट्रक्चर क्या है वो तो अभी भी फाइंड करना है हमने। अब जरा हम खुद ही डिसाइड करना शुरू करते हैं। हमने इसमें 3 इन्वायरमेंट्स देने हैं, और 3 इन्वायरमेंट्स ऐसे प्रोड्यूस करने हैं कि आपके पास दो, एक मल्टीप्लेट आए एक सिंगलेट आए जो कि अल्कोहल की है। ठीक है, अल्कोहल की तो निकाल लो, सिंगलेट हमेशा बाहर होगी। ठीक है, सिंगलेट हम ऑलरेडी क्लियर कर लिए, ये सिंगलेट देगा। अब एक मल्टीप्लेट आनी चाहिए बाकी कार्बन से,
बाकी हाइड्रोजन से एक मल्टीप्लेट और एक सिंगलेट क्रिएट होनी चाहिए। तो मुझे बताओ जरा, अगर इधर चेक करें हम, तो यहाँ पे ये दो एनवायरमेंट्स डिफरेंट है। ये जो दो हाइड्रोजन है डिफरेंट एनवायरमेंट में पड़े हैं। जी। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, ये वाला जो आपके पास दो हाइड्रोजन ये डिफरेंट एनवायरनमेंट में पड़े हैं, ये जो तीन हाइड्रोजन ये डिफरेंट एनवायरनमेंट में पड़े हैं। इसमें तो टोटल कितने एनवायरनमेंट्स हो गए इस स्ट्रक्चर में? 4। चार एनवायरनमेंट्स हो गए। तो ये तो नहीं हो सकता ना, हमारे पास टोटल एनवायरनमेंट्स तीन बनते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम उठा के एक कार्बन को उठा के स्ट्रक्चर चेंज करते हैं। हम इस तरह करते हैं, हम कार्बन को उठा के किधर लगा देते हैं, हम कार्बन को उठा के, बल्कि ओ एच को उठा के किधर लगा देते हैं, ओ एच से ज्यादा आसान हो जाएगा। हम अपना ओ एच उठा के इधर से हटाते हैं और इधर बीच में लगा देते हैं। हाइड्रोजन यहाँ लगा देंगे और ओ एच हम इधर लगा लेते हैं अपना। दोबारा ओ एच में जो हाइड्रोजन है उसकी एक सिंगलेट आएगी। बाकी चेक कर लेते हैं। अब बाकी इन्वायरमेंट्स देखो जरा, ये जो तीन हाइड्रोजन हैं आपके पास, इनका एनवायरनमेंट सेम है, ऐसे ही जी। है। किसके साथ मिलता है इसका एनवायरनमेंट? ये तीन हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, तो ये जो टोटल छह हाइड्रोजन हैं, लेफ्ट वाले और ये तीन राइट वाले, इनका एनवायरनमेंट कैसा है? सेम। ये एक पीक क्रिएट करेंगे। प्लस इनकी स्प्लिटिंग कितनी दफा होगी? इनके नेबरिंग कार्बन एटम, इन दोनों का नेबरिंग कार्बन एटम ये बनता है, उस पे कितने प्रोटॉन है? एक। तो 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2। डबलेट क्रिएट करके देगा। जी। हमारे पास डबलेट आएगी। पीक कितने हाइड्रोजन क्रिएट कर रहे हैं? 6। ऐसे ही है, 6 हाइड्रोजन ने पीक क्रिएट की। स्प्लिटिंग एक हाइड्रोजन ने की। कैसी स्प्लिटिंग हुई? डबलेट। ये मुझे नजर आ रहा है ना अपनी पीक में, सर इधर मैं ये कर सकती छह हूँ कि हाइड्रोजन मैं से डबलेट। दोबारा बोलें। जो कार्बन थे उनको अगर मैं ब्रांच में डाल देती, मतलब एक को मैं दरमियान में डाल देती, तो वो ठीक है, तब तीन भी इसी तरह होगा। हाइड्रोजन रिस्पॉन्सिबल हो जा 6 हाइड्रोजन रिस्पॉन्सिबल होने थे फिर। हाँ, मैं उस तरह भी कर लेता हूँ, उस तरह भी कर लेता हूँ। आप इधर बेशक कार्बन को बीच में डाल लेते हैं ना, ठीक है। तो हम चेक कर लेते हैं उसको करके। जब बीच में डालोगे ना, तो कार्बन जिधर आएगा वो दोबारा यही स्ट्रक्चर बन रहा होगा जो मैंने बनाया था। इसलिए मैंने उसको आसान करने के लिए ओ एच मूव कर दिए। आप ये कह रहे हो ना कि दो कार्बन ऐसे ही रहे, ओ एच इधर ही रहे, और मैं अपना कार्बन किधर लगा दूं? इधर बीच वाले पे। जी। ऐसे ही है। तो ये CH3 हो जाएगा, ये CH3 हो जाएगा, ये CH हो जाएगा और ये OH हो जाएगा। एक सिंगलेट इसकी आएगी। तो देखो ना, ये CH3 दोबारा सेम एनवायरनमेंट एक ही है। तो ये स्ट्रक्चर है, आपने सिर्फ उसको थोड़ा सा उस तरह बना दिया। ठीक है, थोड़ा सा सिर्फ क्या किया हुआ उसको, उसकी ओरिएंटेशन चेंज की है, बाकी सारा सेम है। अच्छा, तो एक सिंगलेट इसकी आ रही थी, छह इनके सेम प्रोटॉन्स हैं, इनकी आपको डबलेट मिल रही है, स्प्लिटिंग हुई है। इसकी बात करो जरा, इसका डिफरेंट एनवायरनमेंट है। हाँ जी। ये डिफरेंट एनवायरनमेंट में पड़ा है, तो इसकी क्या आएगी? एक पीक इसकी आएगी। प्लस इसकी स्प्लिटिंग कितनी दफा होगी? इसके राइट पे भी नेबरिंग है, इसके लेफ्ट पे भी नेबरिंग है, दोनों पे टोटल प्रोटॉन्स कितने हैं? 6। तो 1 + 6 ये क्या बनाएगा? मल्टीप्लेट। मल्टीप्लेट। तो एक कार्बन, एक हाइड्रोजन की वजह से एक मल्टीप्लेट आनी चाहिए, 6 हाइड्रोजन की वजह से डबलेट आनी चाहिए इस स्ट्रक्चर में, और एक हमारे पास ओ एच की सिंगलेट आनी चाहिए। ये सब आ रहा है इसमें। जी। तो हमारे पास जो हमारा अल्कोहल है, अब उसका नाम रख लेते हैं। स्ट्रक्चर तो हमने फाइंड कर लिया अल्कोहल का। अल्कोहल का जो स्ट्रक्चर है वो है जी CH3 और उसके बाद OH। या इसको मैं दूसरी तरीके से बना दूं जैसे मैंने उधर बनाया है। आप तीनों कार्बन ऐसे लगा दें, OH लगा दो मिडिल कार्बन में, और इधर हाइड्रोजन। ये हमारा स्ट्रक्चर है फॉर अल्कोहल। ठीक है। अभी एस्टर हमने बनाना है, उसने डिस्प्लेड फार्मूला ऑफ एस्टर पूछा है, तो अल्कोहल में अपने पास बना रहा हूँ, उसको नाम रखने के लिए इधर बनाया मैंने। नाम रखना है जी अल्कोहल का अपना। अच्छा, एक और बात, यहाँ पे हमने टेबल फिल अप नहीं किया। जो 1.2 पे आ रही है वो डबलेट है। 6 रिलेटिव पीक एरिया, यानी 6 हाइड्रोजन की वजह से पीक रिस्पॉन्सिबल कौन है जी? CH3। फिर उसके बाद जो हमारे पास दूसरी सिंगलेट आ रही है वो किसकी वजह से आई थी? अल्कोहल वाले की वजह से। तो अल्कोहल वाली पीक, तो हम उसके बताएंगे जी कि जो कितने पे आई थी ये हमारी वैल्यू, 2.2 कह लेते हैं। तो जो हमारे पास 2.2 पे केमिकल शिफ्ट की वैल्यू आ रही है, इसका स्प्लिटिंग पैटर्न क्या है? सिंगलेट। ठीक है, एक हाइड्रोजन क्रिएट कर रहा है पीक को, स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पीक
ये जो आपके पास एक हाइड्रोजन है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है? ये कौन सा वाला है? ROH वाला। ये अल्कोहल वाला हाइड्रोजन है। ठीक है, ये अल्कोहल वाला हाइड्रोजन है जिसने बी क्रिएट की थी, सिंगलेट वाली। मल्टीप्लेट किधर आ रही थी हमारी? वैल्यू देख लेते हैं, हम देख लेते हैं, उसको कहते हैं 4 पे कह लेते हैं। तो 4.0 पे आ रही थी हमारे पास। मल्टीप्लेट एक आपके पास इसकी पीक क्रिएट कर रहा है। इसकी जो एनवायरनमेंट है वो कैसी है? ये जो 4 पे पीक आ रही थी, ये ऐसा था आपके पास प्रोटॉन जो कि नेक्स्ट टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगा हुआ है। ठीक है, तो ये ऐसा हाइड्रोजन है जो कि नेक्स्ट टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगा हुआ है आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पे हमने उसको लिख दिया नेम ऑफ ROH। इसका नाम रखें जरा, ऐसे नाम रखते हैं। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन उठाते हैं जिसमें फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट हो। नंबरिंग कहाँ से शुरू करेंगे? जहां से फंक्शन ग्रुप क्लोजर है। तो कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3। 3 कार्बन वाला अल्कोहल है, क्या बोलेंगे? हाँ जी, 3 कार्बन वाला अल्कोहल जिसपे 2 पे OH ग्रुप आ रहा है। तो प्रोपन 2 पे OH ग्रुप है, तो प्रोपेन 2 ऑल। ठीक है, जी। 2 पे OH ग्रुप लगा हुआ है, 3 कार्बन वाला अल्कोहल। 3 कार्बन वाला अल्कोहल वैसे क्या होता है? प्रोपेनॉल। जब 2 पे OH लगा हुआ तो प्रोपेन 2 ऑल, अगर 1 पे लगा होता है तो प्रोपेन 1 ऑल। पोजीशन ऑफ OH ग्रुप लाजमी बतानी है उसको। आगे आपसे कहता है कि ड्रॉ द डिस्प्लेड फॉर्मूला ऑफ द एस्टर एक्स। एस्टर एक्स किससे बना था? ये ROH से। और जो कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा वाला? एथेनोइक एसिड जो उसने रिलीज किया था, इन दो से बना था एस्टर एक्स। तो एथेनोइक एसिड CH3, C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH। और आपका अल्कोहल प्रोपेन 2 ऑल। इसका कार्बन है जिसपे OH लगा हुआ है, एक CH3 ऊपर है, एक CH3 नीचे है, एक इस पे हाइड्रोजन लगी हुई है। तो यहां से क्या होगा आपके पास? क्या होता है जी यहाँ पे? कार्बोक्सिलिक से उसका OH, अल्कोहल से उसका H, यहाँ से वाटर निकलेगा। आप यहाँ से एस्टर बना दो, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड बन जाएगा, तो ये आपका एस्टर लिंकेज आ गई। और ये हमारा एस्टर है। इस एस्टर का नाम क्या होगा? हाँ जी, नाम इसीलिए नहीं पूछा क्योंकि यहाँ पे जो आता है ना, ये आइसोप्रोपाइल है। ठीक है, इसीलिए आपसे नाम नहीं पूछा, तो इसको हम बोलेंगे आइसोप्रोपाइल इथेनोएट। तो इसीलिए आपसे उसने नहीं पूछा कि इसका एस्टर का नाम क्या है, नहीं तो अगर नॉर्मल चेन होती तो आपसे पूछ लेता। क्लियर है एस्टर किस तरह बनाया मैंने? जी। क्योंकि जब हमने एस्टर हाइड्रोलाइज किया था वो एथेनोइक एसिड बनाया उसने। और हमें एक ROH बना के दिया जो हमने आइडेंटिफाई कर लिया, प्रोपेन 2 ऑल था। तो प्रोपेन 2 ऑल जो था, वो जब एथेनोइक एसिड से वापस जुड़ेगा तो वो वही एस्टर बना के देगा आपको। Ester X will undergo hydrolysis with water in the presence of H2SO4 under reflux. Using a similar procedure, suggest why none of the indicators in table 2.1 would change the color in this experiment. हम्म। सर, जी जी। वो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है जो कि एसिडिक होता है, और फिर एसिड साथ में ही आप और डाल रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि पीएच नहीं चेंज हुई। के undergo hydrolysis with water in the presence of H2SO4। हाँ, ये एसिडिक हाइड्रोलिसिस हो जाएगी ना। जी। ऐसी है, तो एसिडिक हाइड्रोलिसिस में तो पीएच का चेंज आएगा ही नहीं। सही बात है ना, पहले तो बेसिक हाइड्रोलिसिस करते तो बेसिक सोल्यूशन से आप गए एसिडिक की तरफ, पीएच का चेंज आया। जब आप एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ऑलरेडी सोल्यूशन में एसिड पड़ा हुआ है और कार्बोक्सिलिक एसिड भी एसिडिक फॉर्म में बन के आ रहा है अपने पास। तो आपके पास सोल्यूशन में कोई पीएच का चेंज नहीं आएगा। ऐसे ही है ना हमारे पास। तो हम हाँ उसे क्या बोलेंगे कि बोथ एसिड्स आर प्रेजेंट इन द सोल्यूशन, both ethanoic acid and H2SO4 are acids, so no change in pH. Hence, we will not see a color change in the experiment by using indicator. अगर हम KOH की बात करें तो इधर एक कलर चेंज क्यों आ रहा था? क्योंकि जो एथेनोइक एसिड था वो इसके साथ क्या कर लेता था? रिएक्शन कर लेता था। ठीक है, और KOH को कंज्यूम कर लेता था। यहाँ पे जब H2SO4 होगा तो एथेनोइक एसिड क्या रिएक्ट करेगा स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ? नहीं करेगा। तो हम उसे बोलेंगे कि नो रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस between H2SO4 and ethanoic acid, and no change in pH. In pH, yeah, solution remains acidic, no change in pH। ये सारी बातें आप क्या कर सकते हो, इधर लिख सकते हो। तो ये था जी हमारा फरवरी मार्च 2025